दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तुम मुझे ढूंढने की हिम्मत कैसे नहीं कर पाए? कज़ामासुके को इतना गुस्सा आया कि वह जान दे सकता था। तुमने हमें वो 2 एग्रीमेंट भेजे थे जिसमें किराया और ब्याज मांगा गया था, 10 ट्रिलियन US डॉलर। कौन किसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है? लेकिन उसने इन बातों को सिर्फ अपने दिल में रखने की हिम्मत की, उन्हें जोर से नहीं कहा। मिस्टर शिवम, हमें कल आपका भेजा हुआ मैसेज मिला। ओह ओह ओह, तुम्हारा मतलब है वो 2 जमीन के कॉन्ट्रैक्ट और सरकारी बॉन्ड? शिवम ने अचानक एहसास होने का नाटक किया। सॉरी, मैं हाल ही में बहुत सारे असेट्स संभाल रहा था, मैंने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। धत तेरे की, तुरंत रिएक्ट नहीं किया। भले ही तुम दिखावा कर रहे हो, लेकिन इसे और यकीन दिलाने की कोशिश करो। ये कल ही हुआ था और रकम बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ कुछ रुपये हैं? कज़ामासुके ने मन ही मन शिवम के पुरखों को 9 बार कोसा। उन 2 चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? हाँ मिस्टर शिवम, हमने रिव्यू और कंफर्मेशन किया और उस समय के सबूत ढूंढे, कज़ामासुके ने कहा। असल में उन्हें सिर्फ सबूत ही नहीं मिले, उन्हें पुराने गांटर और गवाह भी मिले, और उन गवाहों की पहचान डरावनी थी। कोई और नहीं बल्कि दादी इलाके का सन परिवार। कोई बेवकूफ़ भी अंदाज़ा लगा सकता है कि एक जैसे निशान वाले इन परिवारों के बीच मुश्किल रिश्ते थे, और शिवम शायद इस निशान से जुड़ा था। अगर उसने मना करने की हिम्मत की तो उसकी किस्मत शायद बहुत बुरी होगी। अगर यह कन्फर्म हो जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है तो ये सीधा है। शिवम ने हाथ बढ़ाया। खैर, बात यह है कि मेरे पास कैश की थोड़ी कमी है और मुझे टर्नओवर के लिए कुछ पैसे चाहिए, तो क्या आप प्रेसिडेंट से कह सकते हैं कि वे मेरे लिए पिछला किराया और ब्याज चुका दें? मैंने लोगों से इसका हिसाब लगवाया है। यह मत कहना कि मैं तुम्हें ठग रहा हूँ। किराया तुम्हारे देश के एवरेज किराए के हिसाब से है। ये तुम्हारे देश की सबसे डेवलप्ड जगह है, किराया पक्का उस एवरेज से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, मिस्टर शिवम का हिसाब बहुत ठीक है, काज़ामासुके ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम पर मेरा 147 साल का किराया बकाया है। मुझे थोड़ा ओसीडी है और मुझे खुले पैसे से डील करना पसंद नहीं है। मैं छोटी रकम माफ़ कर दूंगा, इसे राउंड अप करूंगा। टोटल 43 ट्रिलियन है। ये नंबर सुनकर काज़ामासुके के चेहरे पर हल्की सी झुरझुरी आ गई। और इंटरेस्ट, मैंने इसे भी तुम्हारे लिए राउंड अप कर दिया है। 3 ट्रिलियन US डॉलर, तो टोटल 46 ट्रिलियन US डॉलर। प्लीज़ इसे मेरे लिए सेटल कर दो। काज़ामासुके लगभग रोने ही वाली थी। यूनाइटेड स्टेट्स की सालाना जीडीपी लगभग 20 ट्रिलियन US डॉलर है, भारत की 13 ट्रिलियन US डॉलर और सन कंट्री की 5 ट्रिलियन US डॉलर। इन टॉप 3 देशों की कुल जीडीपी भी इस रकम को कवर नहीं कर सकती। 46 ट्रिलियन US डॉलर, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? 2005 में कुल ग्लोबल जीडीपी 47 ट्रिलियन US डॉलर से थोड़ी ही ज्यादा थी। उनका इतनी रकम बता पाना अपने आप में एक चमत्कार था। मिस्टर शिवम, प्लीज़ मजाक मत करो। मजाक? मुझे दिखावा करना पसंद है, लेकिन मैं कभी शेखी नहीं बघाड़ता या मजाक नहीं करता। इसके अलावा क्या यह मज़ेदार लगता है? शिवम का चेहरा मासूम था। लेकिन मिस्टर शिवम, हम सच में 46 ट्रिलियन US डॉलर नहीं बता सकते। क्या आप नहीं बता सकते? क्या आपने इस जगह को 1 सदी से ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करने के लिए पैसे अलग नहीं रखे थे? या आपको लगता है कि जब से लीतेंग परिवार गायब हुआ है, इस ज़मीन का मालिकाना हक अब आपका है? नहीं 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 मिस्टर शिवम, हम सच में ऐसा नहीं कर सकते। कज़ामासुके ने अपनी बात रखनी शुरू की। अगर हम हर साल वह पैसा अलग रखते तो हम उसे चुका सकते थे, लेकिन हमारे देश को डेवलप होना है ना? लोगों को खाना चाहिए, है ना? मिस्टर शिवम, आपको हमारी मुश्किलों के बारे में भी सोचना चाहिए। ये तो कुछ समझ में आता है। शिवम ने सिर हिलाया। लेकिन आप जो पैसा देना चाहते हैं उसे आप टाल नहीं सकते, है ना? मैंने तो अभी तक आपके 147 साल के किराए पर इंटरेस्ट भी नहीं लिया है। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो यह इससे 10 गुना ज़्यादा नहीं होगा। और तो और, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ग्लोबल एसेट्स हैं। अगर मैं इसे इंटरेस्ट के लिए बैंक में भी रख दूं तो भी यह ठीक ठाक रकम है ना? हाँ 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 मिस्टर शिवम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी वे बस सहमत हो सकते थे, लेकिन यह ऐसे नहीं चल सकता। अगर तुम किराया और सरकारी बॉन्ड का ब्याज नहीं दे सकते तो मैं मूलधन वापस लेने के बारे में सोचूंगा। कौन जानता है कि तुम भविष्य में किराया और ब्याज भी दोगे या नहीं? शिवम परेशान दिखे। अगर ऐसा है तो तुम मेरे लिए वह 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन खाली कर सकते हो। मैं वहाँ दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का प्लान बना रहा हूँ। बस अगर मेरी मौजूदा फिल्म सिटी को और ज़मीन की ज़रूरत पड़ी तो 20,000 स्क्वायर किलोमीटर काफ़ी होगी।
मिस्टर शिवम, हम इस पर बात कर सकते हैं, जल्दबाजी मत करो। युआन हुईगुओ घबरा गए। 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, तुम इसे ऐसे ही खाली नहीं कर सकते जैसा तुम कहते हो। ये ईस्ट कोस्ट देश का लगभग पूरा इकोनॉमिक और आबादी वाला हब है। अगर इसे खाली कर दिया गया तो वे लोग कहाँ रहेंगे? वे इंडस्ट्री कहाँ शिफ्ट होंगी? इसे गिराने और फिर से बनाने में कितना खर्च आएगा? ऐसा क्यों न हो, मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। आपको सारा पैसा एक साथ देने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपसे एक्स्ट्रा ब्याज भी नहीं लूँगा। प्लीज़ मिस्टर शिवम, आगे बढ़ें। उन्हें लगा जैसे कोई रास्ता मिल गया हो, लाइफलाइन। आप मुझे 46 ट्रिलियन यूएस डॉलर किश्तों में दे सकते हैं, हर साल 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर दे सकते हैं और यह कुछ दशकों में क्लियर हो जाएगा। साथ ही मैं काफ़ी देशभक्त हूँ। भविष्य में आपके ईस्ट कोस्ट देश से हुआशिया के सामान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए ब्याज के बदले में सभी टैरिफ माफ़ कर दिए जाएंगे। ये युआन हुलीगुओ का चेहरा पीला पड़ गया। ये तो छोड़ ही दीजिए कि वे हर साल 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर दे भी सकते हैं या नहीं। उनकी जीडीपी तो साल में सिर्फ कुछ ट्रिलियन यूएस डॉलर है। अगर वे कर्ज चुकाने के लिए आधा निकाल लेते हैं तो देश का डेवलपमेंट पक्का रुक जाएगा। जहां तक टैरिफ माफ़ करने की बात है, वह तो लगभग फ्री राइड थी। वे इसे भी बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते थे। टैरिफ के बिना उनका फिस्कल रेवेन्यू काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे ये रकम चुकाना और भी मुश्किल हो जाएगा। या फिर ऐसा क्यों नहीं, देखो कि तुम्हारे पास कोई नेशनल ट्रेजर है या नहीं। मुझे भी कीमती रिलिक्स इकट्ठा करने का शौक है, और अगर है तो तुम्हें कुछ हज़ार चीज़ें मिल सकती हैं। काज़ामासुके को पहले से ही खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। उनके पास नेशनल ट्रेजर तो थे, लेकिन क्या वे उन्हें ऐसे ही कोलेट्रल के तौर पर दे सकते थे? क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर सॉल्यूशन है? शिवम ने हाथ फैलाते हुए पूछा। उनके पास सच में कोई बेहतर सॉल्यूशन नहीं था। शिवम उनसे एक बार में सब कुछ पे नहीं करवा रहा था, बल्कि यह इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट ऑप्शन दे रहा था। सच कहूं तो ये पहले से ही काफ़ी आसान था, वरना सिर्फ एक सदी से ज़्यादा के बिना चुकाए गए किराए के इंटरेस्ट से ही उनका पूरा देश खरीदा जा सकता था। मिस्टर शिवम, हमें वापस जाकर अच्छी तरह बात करनी है, प्लीज़ हमें थोड़ा समय दो। ज़रूर, मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम वापस जाकर धीरे धीरे सोच सकते हो। मैं वैसे भी यहाँ कुछ और दिन रुकने का प्लान बना रहा हूँ। शिवम ने हाथ हिलाया। जियाओ है, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर को विदा करने में मदद करो। हाँ यंग मास्टर। दोनों को जाते देख शिवम के चेहरे की मुस्कान और बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों उससे लगभग बुरी तरह डर गए थे। जब उस उल्कापिंड को वापस लेने का समय आएगा तो शायद ये बहुत आसान होगा। लेकिन अभी के लिए चलो ये पता लगाते हैं कि रयुकावा सुकियो से कैसे निपटना है। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या हम सच में उनके बताए गए इंस्टॉलमेंट प्लान से यह कर्ज चुका देंगे? युआन हुईगुओ ने पूछा। क्या मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ? काज़ामासुके का चेहरा काला पड़ गया। अगर हम हर साल इनकम में कई ट्रिलियन खो देते हैं तो हमारा देश न सिर्फ रुक जाएगा बल्कि पीछे भी जा सकता है। तो हम क्या करें? हम मरे हुए लोग पैसे नहीं मांगते। काज़ामासुके की हत्या करने की बढ़ती इच्छा को शिवम के गुस्से ने और बढ़ा दिया। आखिरकार वह एक आम इंसान ही है ना? अगर वह भारत में होता तो हमारे पास सच में कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन अब वह हमारे ईस्ट कोस्ट देश में है। उसका पीछा करो। धत्तेरे की, तुमने ये स्किल कैसे कर ली? बहुत बढ़िया, वह प्रेडिक्शन एकदम सही था। हर लहर पर लहर। शिवम का कमरा उसकी खुशी से भरी चीखों से गूंज उठा। थंडर टेक्नोलॉजी की लीग ऑफ लेजेंड्स टीम अपने पहले कंपटीशन साल में ही वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई थी और टॉप 4 में भी पहुंच गई थी। इन लोगों ने सच में मुझे निराश नहीं किया। शिवम ने वीबो खोला तो देखा कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। उनकी एक्सएक्सो टीम स्प्रिंग सीजन में धमाकेदार शुरुआत कर चुकी थी, दूसरा स्थान हासिल किया, फिर समर चैंपियनशिप जीती और अब वे वर्ल्ड चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में थे। अनुभव की कमी के कारण कुछ छोटी मोटी गलतियों के बावजूद उनका प्रदर्शन पहले से ही शानदार था। शिवम ने तुरंत वीबो पर खबर दोबारा पोस्ट की। अगर एक्सएक्सो टीम भारत में चैंपियनशिप जीत जाती है और उसे बनाए रखती है तो अगले साल हर खिलाड़ी और कोच की सैलरी दोगुनी हो जाएगी। मैं आज अच्छे मूड में हूँ। ऑन साइट सीटिंग के लिए 200 टिकट दे रहा हूँ, जिसमें फ़्लाइट और रहने का खर्च भी शामिल है। हे भगवान, मैं सोच रहा था कि कौन इतना अमीर है कि प्राइवेट जेट से कंपटीशन में आता है, टॉप होटलों में रहता है और हर दिन दावत उड़ाता है। पता चला कि यह डीन की टीम है। कोई हैरानी नहीं। डीन, तुम्हारी टीम यहाँ जी जान से लड़ रही है, तुम सन कंट्री क्यों गए? क्या तुम्हें वहाँ कोई खास काम है जिस पर बात करनी है? जिंदा रहने के लिए कुत्ते का सिर। डीन, अगर तुम उन देवियों से मिलते हो तो हमें ऑटोग्राफ देना याद रखना। मैंने सुना है कि सन कंट्री और ये देश दोनों ही मशहूर हैं, तुम्हें पता है। ये शरारती कमीने। शिवम ने हंसते हुए वीबो बंद किया। कभी कभी वह अपने फैंस के मज़ेदार कमेंट्स को मुश्किल से झेल पाते थे। यंग मास्टर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे के बाहर से माइडाए की आवाज़ आई। ओह, अंदर आ जाए। शिवम ने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की वजह से अपने बिखरे हुए कपड़े चीक किए। क्या हुआ?
तुम मुझे अभी क्यों ढूंढ रहे हो? यंग मास्टर, बात ऐसी है, प्रेसिडेंट ने अभी पर्सनली फ़ोन किया था। उनके पास उन किराए और इंटरेस्ट के बारे में एक प्लान है, लेकिन उन्हें आपसे इस पर बात करनी है। उन्होंने परसों प्रेसिडेंशियल पैलेस में आपसे मिलने का इंतज़ाम किया है। ठीक है, मैं समझ गया। शिवम ने सिर हिलाया, हालांकि उसे यह अजीब लगा कि इतने बड़े कर्ज के बावजूद वे कोई प्लान कैसे बना सकते हैं। यंग मास्टर, प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि उन्होंने आपकी आसानी के लिए प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास एक 5 स्टार होटल में आपके रुकने का इंतज़ाम किया है। आप कल चेक इन कर सकते हैं, जिससे आपकी मीटिंग आसान हो जाएगी क्योंकि यह यहाँ से काफ़ी दूर है। अच्छा लग रहा है। शिवम ने सिर हिलाया, कल मेरे लिए इसका इंतज़ाम कर देना और मैं रास्ते में वहाँ के रीति रिवाज और लाइफस्टाइल भी देख लूँगा। समझ गया यंग मास्टर, मैं अभी इस पर काम शुरू करता हूँ। माइडा ने सिर झुकाया और चला गया। जियाओ यी, तुम्हें क्या लगता है? शिवम के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वे साफ तौर पर पैसिव साइड वाले हैं। लॉजिकली क्या उन्हें इस पर बात करने के लिए हमारे पास नहीं आना चाहिए? और अब वे मुझे वहां भेज रहे हैं और एक रात के लिए होटल में रुकवा रहे हैं। क्या वे सच में मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? हाँ होस्ट, शायद वे कल रात आपको परेशान करने का प्लान बना रहे हैं। अगर आप चले गए तो वे उन 2 चीज़ों को वापस ले सकते हैं और मिटा सकते हैं, और फिर उन्हें पैसे वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, है ना? मैं पहले ही रयुकावा सुकियो से मिल चुका हूँ। क्या वह डार्क निंजा का निंजा एम्परर नहीं है? क्या वह काज़ामा सुके को मेरे स्टेटस के बारे में नहीं बताएगा? होस्ट, ये लोग अब अपने अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं। अगर उन्हें तुम्हारी खास पहचान के बारे में पता चल गया तो रयुकावा सुकियो शायद काज़ामा सुके से उस उल्कापिंड की खासियतें नहीं छिपा पाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि काज़ामा सुके आसानी से रयुकावा सुकियो को उल्कापिंड से सारे फायदे उठाने देगा? ये सच है। सच में, सन कंट्री और रयुकावा सुकियो बस एक नाजुक बैलेंस बनाए हुए थे, एक दूसरे को रोक रहे थे और एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। हर कोई अपने अपने इरादे रखता था, इसलिए सारी जानकारी शेयर करना कोई ऑप्शन नहीं था। कोई बात नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रयुकावा सुकियो भी मुझे नहीं मार सकता तो काज़ामा सुके ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सुपर पावर यूजर्स को भेज देगा और मैं उनमें से 10 को एक हाथ से मार गिरा सकता हूँ। फिर मैं उनसे कुछ इमोशनल डैमेज वसूल सकता हूँ। हा। माइडा ने एक टूर गाइड की तरह काम किया। शिवम को सन कंट्री की राजधानी में घुमाया, अलग अलग मशहूर जगहों को देखा। शिवम थोड़ा कंफ्यूज था, क्या वह उसके साथ नहीं जा रही थी? माइडा खेलने में ज़्यादा क्यों लगी हुई थी? ये कहना मुश्किल है कि शॉपिंग औरतों का नेचुरल टैलेंट होता है या नहीं। पूरे दिन के बाद भी वह एनर्जी से भरी लग रही थी, जबकि एक हिडन एलिमेंटर जैसी बॉडी वाले शिवम को सच में थोड़ा थकान महसूस हो रही थी। शाम तक माइडा फैमिली के लोग उसे उस होटल में ले गए जिसे काज़ामा सुके ने अरेंज किया था। काज़ामा सुके ने उसे मनाने का काम किया। उसने शिवम को पूरी कैपिटल के सबसे अच्छे होटल में और प्रेसिडेंशियल पैलेस के सबसे पास वाले होटल में ठहराया था। यंग मास्टर, पापा को चिंता है कि आप यहाँ अकेले रहेंगे, इसलिए मैं आपके बगल वाले कमरे में रहूंगी। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझे बता देना, माइडा ने कहा। समझ गया। आज रात कोई मेरी हत्या करने की कोशिश कर सकता है। तुम क्या कर सकते हो? एक छोटी सी लड़की जो अपने हाथ से मुर्गी भी नहीं कुचल सकती। हाथों, मेरे लिए क्या करोगे? वह हंसा, सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। कमरा बड़ा और शानदार था, जिसमें क्रिस्टल के झूमर, फर का फर्श और एक प्राइवेट हॉट स्प्रिंग भी था। लेकिन उसे अभी भी तातामी की आदत नहीं थी। ये फर्श पर सोने से कैसे अलग था? हालांकि इससे शिवम को एक खास आर्ट फिल्म सीरीज की सेटिंग के बारे में सोचना पड़ा। अगर गुओ शिन्यू यहाँ होते तो शायद उनका हॉट स्प्रिंग में एक सीन हो सकता था। जैसे ही शिवम अपनी कल्पना को उड़ान दे रहा था, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा कि एक औरत बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थी और एक और जवान औरत जो साफ सुथरी और शर्मीली दिख रही थी, वहाँ खड़ी थी। उनके हाथों में तौलिए और नहाने का दूसरा सामान था। मिस्टर शिवम, हम यहाँ आपके नहाने में आपकी मदद करने आए हैं। दोनों औरतों ने सिर उठाया, चेहरे लाल हो गए थे। रुको, ये दोनों जाने पहचाने क्यों लग रहे थे? धत्तेरे की, क्या वे हाबुतो असुका और हाशिमोतो कनाको नहीं थे? पिछली बार इंग्लैंड में क्वीन के बर्थडे बैंक्वेट के दौरान शिवम की हाशिमोतो कनाको से थोड़ी देर की मुलाकात हुई थी। उस समय उसने उसका फायदा उठाने की भी कोशिश की थी, लेकिन भूवी ने उसे हरा दिया था। बाद में जब उसने उसे देखा तो उसे उसका गुस्से वाला चेहरा अब भी याद था। जहाँ तक हाबुतो असुका की बात है, वह भारत के ओटाकू के बीच बहुत पॉपुलर थी। भारत की पसंद के हिसाब से एक अनोखी खूबसूरती, खासकर ये देखते हुए कि वह 1998 में पैदा हुई थी। हाशिमोतो कनाको ने भी शिवम को पहचान लिया। साफ तौर पर उसे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। हाबुतो असुका और हाशिमोतो कनाको का शेड्यूल पूरी तरह से भरा हुआ था। सन कंट्री के टॉप एंटरटेनर होने के नाते उनके पास लगभग कभी पर्सनल टाइम नहीं होता था। हालांकि उस सुबह उनकी एजेंसी ने उन्हें चौंकाने वाली खबर दी।
कंपनी ने उन्हें एक हुआक्सियन की सेवा करने और बिना किसी नाराज़गी की गुंजाइश के उसकी हर ज़रूरत पूरी करने का निर्देश दिया। जाने माने एशियाई सेलिब्रिटी होने के नाते वे ऐसी रिक्वेस्ट कैसे पूरी कर सकते थे? वे परफॉर्मर थे, किसी लोकल जगह की होस्टेस नहीं। उन जगहों के लोगों के भी कड़े नियम थे। कोई भी रिक्वेस्ट पूरी करो का मतलब था कि अगर हुआक्सियन चाहता भी कि वे उसके साथ सोएं तो उन्हें मानना होगा। काफ़ी समय से मशहूर होने के बावजूद उनकी एजेंसी ने उन्हें अच्छी तरह से बचाया था। उन दोनों का कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा था, जिससे स्थिति और भी चिंताजनक हो गई। फिर भी उनकी एजेंसी ने उन्हें बताया कि यह सन कंट्री के कल्चर मिनिस्ट्री का सीधा ऑर्डर था, जिससे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा जब तक कि वे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टिव न रहना चाहें। इसके अलावा अगर वे इंडस्ट्री छोड़ भी देते तो भी सन कंट्री में उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती। एक बड़ा खतरा। मिस्टर शिवम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाशिमोतो कनाको ने सावधानी से कहा। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वे किसी मोटे पैसे वाले बिजनेसमैन या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बातों से भरे किसी ऑफिसर की सेवा करेंगे। उन्हें हैरानी हुई, वह आदमी शिवम निकला। वह तोकुगावा में क्या कर रहा था और वह यहाँ क्यों आ रहा था? उन्हें उसकी सेवा करने के लिए क्यों रखा गया था? उसने पहले से ही सबसे बुरे के लिए तैयारी कर रखी थी, लेकिन शिवम को देखकर उसे तुरंत थोड़ी हैरानी हुई। पिछली बार जब वह उसके साथ थी तो वह खुशी खुशी चाहती थी कि उनके बीच कुछ हो। दोबारा सोचने पर, हालांकि यह एक अलग तरीका था, लेकिन ये कोई बड़ा नुकसान नहीं लगा। हाबुतो असुका की बात करें तो हालांकि वह शिवम से नहीं मिली थी, लेकिन उसने पहचान लिया कि यह नौजवान अभी दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अब ऐसा लग रहा था कि हाशिमोतो कनाको और शिवम एक दूसरे को जानते हैं। वह और कंफ्यूज हो रही थी। ओह ओह, प्लीज़ अंदर आ जाए, शिवम ने कहा। उसका दिमाग थोड़ा उलझा हुआ था। क्या कज़ामासुके सच में इतना चालाक है? क्या यह उनकी तथाकथित स्ट्रैटेजी है? मुझे नर्म करने के लिए 2 देवी लेवल की एक्ट्रेस को भेजना? क्या उन्हें सब कुछ खोने का डर नहीं है? वे मुझे बहुत कम आंक रहे हैं, है ना? हालांकि जवान और जल्दबाज शिवम की फिजिकल ज़रूरतें थीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हमेशा अपने निचले शरीर से सोचता था। नहीं तो हाशिमोतो कनाको के साथ ठीक वैसा ही होता जैसा पिछली बार हुआ था। असल में वह काफ़ी लॉयल था। चाहे मेंटली हो या फिजिकली, वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। कज़ामासुके का आइडिया फेल होना ही था। हालांकि चूंकि कोई यहाँ उसकी सेवा करने के लिए था तो उसे इसका आनंद लेना चाहिए था। उसने कभी टॉप टियर स्टोर्स द्वारा सेवा किए जाने का अनुभव नहीं किया था। मिस्टर शिवम, प्रेसिडेंट ने हमें आज रात आपका ख्याल रखने के लिए कहा है। अगर तुम्हारी कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक हमें बताओ। हाशिमोतो कनाको की आवाज़ धीमी हो गई। हम तुम्हारी सब पूरी कर देंगे। धत्तेरे की, इसे कौन झेल सकता है? शिवम अब समझ गया था कि नेक काम करना कितना दर्दनाक होता है। मास्टर, अगर तुम अपने दरवाजे पर आने वाली चीज़ को मना करोगे तो मैं तुम्हारे पिता के साथ साथ तुम्हें भी नफरत करने लगूंगा। ज़ियाओई ने बगल से आग को हवा दी। मुझे मत उकसाओ, ये बेकार है। मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ। घोर शिन्यू से मिलने से पहले शिवम शायद खुद को खुश रखता। जब उसे 2 देवियां मिली हों तो कौन खुद को रोक सकता था? मिस्टर शिवम, हम कपड़े बदलने जा रहे हैं। हाबुतो असुका और हाशिमोतो कनाको शर्मा गए और एक कमरे में चले गए। कपड़े बदलो? क्या तुम्हें मेरी सेवा नहीं करनी चाहिए? कपड़े क्यों बदलते हो? शिवम वहाँ के रीति रिवाजों से थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। उसने ट्रे पर नज़र डाली, जिसमें एक साफ बाथरोब, एक तौलिया और किसी चिपचिपे लिक्विड से भरी कांच की बोतल थी। क्या वे सच में यहाँ पूरी सर्विस देने के लिए हैं? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शिवम तुरंत हॉट स्प्रिंग रूम में चला गया। दिन भर खेलने के बाद वह सच में थोड़ा थका हुआ था। हॉट स्प्रिंग का थकान दूर करने वाला असर काफ़ी शानदार था। पोटेंशियल गाइडिंग टेक्निक के कुछ साइकिल के साथ उसका पूरा शरीर आराम महसूस कर रहा था। आटिल्ड, कितना रिफ्रेशिंग! आसपास का गर्म पानी का झरना उसके घर के नकली झरने से थोड़ा अलग था। उसकी हड्डियों में समाते आराम ने उसे पूरी तरह से बेजान कर दिया। अगर वे दोनों देवियां उससे कुछ चाहती भी तो भी वह शायद झरने को छोड़ने को तैयार नहीं होता। थोड़ी देर बाद 2 कदम पास आ गए। शिवम ने पलटकर देखा और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से उसकी नाक से खून बहने लगा। एक के पास काला रेशम था, दूसरे के पास सफ़ेद। एक राक्षस की तरह आकर्षक था, दूसरा किसी फरिश्ते की तरह पवित्र। अरे अरे अरे, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? शिवम ने जल्दी से खुद को एक तौलिया में लपेट लिया। मिस्टर शिवम को नहाने और आपकी पीठ रगड़ने में मदद कर रहा हूँ। ज़रूरत नहीं, मुझे खुद नहाने की आदत है। शिवम 2 कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका, ये सोचते हुए कि यह तोकुगावा है या नॉर्थ ईस्टर्न इलाका, जहाँ नहाने का कल्चर इतना आम था। पिछली बार माइडाए ने उसकी पीठ रगड़ी थी। उसने एक नाजुक जवान लड़की की तरह बर्ताव किया। उसे डर था कि दोनों देवियां भूखे भेड़ियों की तरह उस पर झपट पड़ेंगी। हम सब बड़े हैं, तुम सीधे अपने असली इरादे क्यों नहीं बताते?
क्या तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि काज़ामासुके ने तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए कहा था? शिवम को अंदाज़ा लगाने वाले खेल पसंद नहीं थे, इसलिए उसने सब कुछ टेबल पर रख दिया। सच में, ये ऑर्डर काज़ामासुके ने दिया था। असल में, एक और मुश्किल काम था, जो था अगर हो सके तो शिवम के साथ रिश्ता बनाना। मिस्टर फैंग, ऑर्डर प्रेसिडेंट ने दिया था। हमारे पास कोई चारा नहीं था, हाशिमोतो कनाको ने दुखी होकर कहा, प्लीज़ हमें रुकने दो। अगर आप हमें भगा देंगे तो प्रेसिडेंट सोचेंगे कि हमने अच्छा काम नहीं किया। हमारा एक्टिंग करियर सेकेंडरी है, हमें बस अपने परिवारों की चिंता है। हाँ मिस्टर शिवम, कोई बात नहीं, प्लीज़ हमें आज रात रुकने दीजिए। हाबुतो असुका ने भी रिक्वेस्ट की। ये काज़ामासुके सच में बहुत घटिया है। शिवम ने धीरे से गाली दी। चिंता मत करो, तुम आज रात रुक सकते हो। मैं कल काज़ामासुके से बात करूंगा। थैंक यू मिस्टर शिवम। हाबुतो असुका और हाशिमोतो कनाको को राहत मिली। तो तुम दोनों अब चले जाओ, मुझे सच में इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। शिवम ने अपनी बात पर जोर देते हुए सही कहा। देखकर शिवम, दोनों औरतें तुरंत हंस पड़ीं। ये शिवम सच में एक अच्छा इंसान था, लेकिन क्या उनके शरीर में कोई आकर्षण नहीं था? खासकर हाशिमोतो कनाको के लिए, 2 बार रिजेक्ट होने के बाद वे थोड़ी निराश थीं। उफ, आखिरकार चली गईं, शिवम ने राहत की सांस ली। रोज़ ऐसे लालच का सामना करना सच में थका देने वाला था। लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं है। शांति से शिवम को और भी दिक्कतें दिखने लगीं। जमीन के कागज़ और कर्ज की बातें साफ साफ लिखी थीं। अगर वह दोनों देवियों के साथ सो भी जाता तो क्या दूसरी पार्टी सोचती कि वह कम पैसे लेगा? मास्टर, क्या आप जानते हैं कि किसी इंसान की अलिटनेस सबसे कम कब होती है? जियाओई ने अचानक पूछा। बेशक, जब वे सो रहे होते हैं। नहीं, ये तब होता है जब वे काम कर रहे होते हैं। जियाओई ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अगर कोई तुम्हें मारने की कोशिश करे तो क्या तुम्हें पता चलेगा? ये बहुत डरावना है। शिवम को अचानक समझ आ गया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर सिचुएशन को गलत समझा। हाँ, जियाओई हंसा, अगर तुम एक आम इंसान होते तो ये ट्रिक सच में काम कर सकती थी, लेकिन काज़ामासुके को रयुकावासुकियो ने साफ तौर पर धोखा दिया था। तुम सिर्फ एक आम इंसान नहीं हो, तुम इतने मजबूत हो कि उनके डार्क निंजा को खत्म कर सको। लेकिन मास्टर, तोकुगावा में तुम्हारे जान पहचान वाले हैं। गुई का कजिन गुशिन अक्सर यहीं रहता है। क्यों न मिस जून से कहो कि वह तुम्हारी सुरक्षा के लिए आ जाए। इस तरह तुम्हें अपना काम करते समय डिस्टर्ब होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि गुशिन गुई जितनी ताकतवर नहीं है, फिर भी वह हिडन एलिमेंट्स के मिड स्टेज में है। डार्क निंजा होटल के 1 किलोमीटर के अंदर भी नहीं आ सकते थे। अगर तुम सच में खुद को रोक नहीं सकते, हे मुझे चिढ़ाना बंद करो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट करने वाला हूँ। तुम सच में एक बदमाश सिस्टम हो, है ना? शिवम ने हॉट स्प्रिंग में नहाना खत्म किया और लिविंग रूम में वापस आ गया। हाबुतो असुका और हाशिमोतो कनाको सोफे पर घबराए हुए बैठे थे। उन्होंने अभी भी पहले वाले कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़ों से वे साफ तौर पर असहज महसूस कर रहे थे और वे थोड़े टेंशन में थे। डिंग डोंग, डोरबेल बजी। शिवम ने दरवाजा खोला तो देखा कि माइडाई और एक शेफ बाहर खड़े थे। शेफ ने साफ तौर पर हुआक्सियन को देखा और प्यार से मुस्कुराया। यंग मास्टर, मुझे चिंता थी कि आपको यहाँ के खाने की आदत नहीं पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि पास में ही भारत रेस्टोरेंट है, इसलिए मैं आपके टेस्ट के हिसाब से कुछ चीज़ें लाया हूँ। यंग मास्टर, क्या हुआ? माइडाई ने शिवम के अजीब एक्सप्रेशन पर ध्यान दिया। ऐसा लग रहा था कि वह दरवाज़ा रोक रहा है, नहीं चाहता कि लोग अंदर आएं। मिस्टर शिवम, क्या हो रहा है? क्या आपको मदद चाहिए? तभी हाबुतो असुका और हाशिमोतो कनाको शोर सुनकर आ गए। यंग मास्टर, आप? माइडाई के चेहरे पर तुरंत एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया। कोई हैरानी नहीं कि शिवम उसे अंदर नहीं आने दे रहा था। यह एक छिपी हुई खूबसूरती वाली सिचुएशन निकली। आदमी सब एक जैसे होते हैं। जियाओए, मुझे समझाने दो। शिवम को लगा कि उसके साथ गलत हुआ है। उसने अभी अभी इतने बड़े लालच को बिना हद पार किए रोका था और अब माइडाई उसे गलत समझ रही थी। ये बहुत बुरा था। मुझे क्यों समझा रहे हो? माइडाई ने मैं समझ गई वाली स्माइल दी। यह ज़रूर मिस्टर प्रेसिडेंट का बनाया हुआ है ना? एंजॉय करो यंग मास्टर, मैं बाद में किसी से और खाना भेजवा दूंगी। वह एक पल के लिए रुकी। क्या हमें तुम्हारे लिए औजार और दवा तैयार करनी चाहिए? जियाओए, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। शिवम रोने ही वाला था। देखो, ये हम लोग नहीं हैं, हाबुतो असुका और हाशिमोतो कनाको। मेरी औकात नहीं है कि मैं उन्हें यहाँ अपने साथ रख सकूं। काज़ामासुके के लोगों ने यह इंतज़ाम किया है। माइडाई ने फिर उनकी पहचान देखी। सच में, ये डोंको देश की मशहूर एक्ट्रेस थीं। वे अचानक शिवम के कमरे में कैसे आ गईं? यहाँ क्या हो रहा है? माइडाई भी हैरान थी। मुझे लगता है कि वे मुझे डराने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहते हैं और फिर इस होटल से रहस्यमय तरीके से गायब होने का इंतज़ाम करना चाहते हैं, शिवम ने कहा।
माइडा तुरंत टेंशन में आ गई। क्या मुझे जल्दी से अपने पिता से कुछ बॉडीगार्ड भेजवा लेने चाहिए? ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे यंग मास्टर का मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर का एक साइड जॉब भी है। चूंकि उन्होंने उन्हें मुझे दिया है, इसलिए मना करने का कोई कारण नहीं है। देखते हैं आज रात वे क्या करने का प्लान बनाते हैं। माइडा परिवार के लोगों को छोटी उम्र से ही भारत भाषा सीखनी पड़ी। शिवम, माइडा ऐसे पूरी तरह भारतन में बात करते थे। हाबुतो असुका और हाशिमोतो कना को सुनकर पूरी तरह हैरान रह गए। सच कहूं तो उन्हें सिर्फ टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। ठीक है, समझ गया। माइडा को पहले से ही शिवम की काबिलियत पर यकीन था, क्योंकि उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस था, है ना? उसने एक और बात कही, लेकिन अगर तुम खुद को रोक नहीं पा रहे हो तो बस मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए चीज़ें तैयार कर दूंगी। शिवम, माइडा और शेफ खाने से भरी एक गाड़ी लेकर चले गए। हाबुतो असुका ने खुशी खुशी गाड़ी को अंदर धकेलने में मदद की। उसे भारत खाना बहुत पसंद था और उसकी खुशबू से उसे अनायास ही सूंघने पर मजबूर कर दिया। देवी तो देवी होती है, उसका पेटुल्लू बहुत प्यारा होता है। शिवम खुश होकर देख रहा था। भले ही वह कुछ भी गलत नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ आई कैंडी खाने में कोई नुकसान नहीं था। क्या तुम खाना चाहोगे? चलो साथ में खाते हैं। शिवम बर्तन लेकर आया। हालांकि घर जितना शानदार नहीं था, लेकिन ये 3 लोगों के लिए दावत थी। क्या हम खा सकते हैं? हाबुतो असुका और हाशिमोतो कना को खुश होकर हैरान दिखे। चलो खाते हैं। शिवम को भी भूख लगी थी और उसने तुरंत अपनी चॉपस्टिक उठाकर खाना शुरू कर दिया। आसमान धीरे धीरे काला होता गया। शिवम उस इलाके से अनजान था, वरना वह टीचर मोमोटानी, टीचर किशी जैसी कुछ टीचर फोटो बुक्स लेने के लिए कुछ खास दुकानों पर जाना चाहता। हम कोई गेम क्यों न खेलें? शिवम की नज़र हाबुतो असुका और हाशिमोतो कनाको पर टिकी रही। उन्होंने उसकी तेज़ नज़र महसूस की और थोड़ा घबरा गए। क्या तुम महजोंग खेलना जानते हो? हुआशिया का रहने वाला होने के नाते उसे हमेशा देश के कल्चर को प्रमोट करना होता था। हाँ, हम जानते हैं। ये सुनकर हाबुतो असुका और हाशिमोतो कनाको का हौसला बढ़ गया। उन्होंने हुआशिया में कुछ बार इवेंट्स किए थे और एक बार इत्तेफाक से यह गेम सीख लिया था। यह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक छोटे से ग्रुप में भी फैल गया था। बस एक और आदमी की कमी है, हाशिमोतो कनाको ने कहा। क्या तुम किसी और को जानते हो जो खेल सकता है? शिवम ने पूछा। वह माइडा को शामिल होने के लिए नहीं कहना चाहता था। अगर इन देवियों के साथ एक आरामदायक शाम बिताने का मौका मिला तो वह माइडा के आसपास ज़्यादा रिजर्व महसूस कर सकता है, भले ही उसका कुछ गलत करने का कोई इरादा ना हो। मिजुहारा रिमी भी खेल सकती है, हमने एक बार उसके साथ खेला था। हाबुतो असुका ने एक्साइटेड होकर कहा। मुझे याद है कि वह आज कैपिटल में है, लेकिन लगता है उसका कोई इवेंट है। शायद वह ना आ पाए। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, मुझ पर छोड़ दो। शिवम ये सुनकर खुश हो गया कि यह मिजुहारा रिमी है। आपको पता होना चाहिए, मिजुहारा रिमी सबसे हॉट एक्ट्रेस में से एक है भारत में। उसकी खूबसूरती ने अनगिनत समझदार हुआक्सियन लड़कियों का दिल जीत लिया है। उसकी कई दोस्त उसकी तस्वीर को अवतार की तरह इस्तेमाल करती हैं। उसे याद आया कि वह पिछली बार इंग्लैंड की दावत में भी थी। शिवम ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला। उसके पास होटल में उसे रिसीव करने वाले आदमी का कॉन्टैक्ट नंबर था। वह काज़ामासुके का असिस्टेंट लग रहा था, जिसने उसे किसी भी दिक्कत या परेशानी के लिए कॉन्टैक्ट करने को कहा था। इस समय डोंको कंट्री के एक सीक्रेट ऑफिस में 1 दर्जन से ज़्यादा लोग बैठे थे। 2 निंजा जैसे कपड़े पहने लोग पास में खड़े थे, जिससे माहौल भारी हो गया था। क्या सब कुछ ठीक हो गया? टेबल पर सबसे आगे बैठा आदमी कोई और नहीं बल्कि डोंको कंट्री का प्रेसिडेंट काज़ामासुके था। बेफिक्र रहिए मिस्टर प्रेसिडेंट, मैंने मिस हाबुतो असुका और मिस हाशिमोतो कनाको को उनकी सेवा के लिए अरेंज किया है। उनके चार्म को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी हुआक्सियन आदमी खुद को रोक पाएगा। जब तक उनका ध्यान थोड़ा भटकेगा, हमारे भेजे गए सुपरपावर यूजर मिस्टर जिंक्सी उन्हें मार पाएंगे। क्या आपको भरोसा है? काज़ामासुके रिलैक्स नहीं लग रहे थे। ये शिवम बिना कोई बॉडीगार्ड लाए अकेले डोंको कंट्री आया था। मुझे शक है कि वह भी सुपरपावर यूजर हो सकता है। आज होटल में उसके साथ मेरी मीटिंग में इंस्ट्रूमेंट्स ने कोई सुपरपावर रिएक्शन नहीं पकड़ा, काज़ामासुके के असिस्टेंट ने कहा। जब तक वह अपनी हिफाजत कम करता है, हमारे पास 80% से ज़्यादा चांस है। माइडा परिवार का क्या? माइडा परिवार सिर्फ अमीर है। उन्होंने कुछ लो लेवल सुपरपावर यूजर को ऊंची कीमतों पर हायर किया है, लेकिन कोई भी शिवम की सुरक्षा नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया, काज़ामासुके आखिर में मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि इस हुआक्सियन को संभालना उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। हमारी डोंको कंट्री की रेयर एक्ट्रेस को कुर्बान करना कितना बुरा है। मुझे तो उनके अट्रैक्शन का मजा लेने का मौका भी नहीं मिला। कई लोगों ने अफसोस से सोचा। तभी काज़ामासुके का फ़ोन बजा, जिससे सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। मिस्टर प्रेसिडेंट, यह मिस्टर शिवम का कॉल है।
काज़ामासुके के असिस्टेंट ने घबराकर कहा। शायद किसी की हत्या की साजिश रचने के जुर्म में अब उसका कॉल आने से वे घबरा गए। जवाब दो, काज़ामासुके ने हुक्म दिया। उनके असिस्टेंट ने फ़ोन को स्पीकर मोड पर स्विच कर दिया। हेलो मिस्टर शोमोरी, मुझे एक मदद चाहिए, प्लीज़ मुझे बताओ। मिस्टर शिवम, आपको जो भी चाहिए मैं आपके लिए पक्का इंतज़ाम कर दूंगा। आज रात मैं चाहता हूं कि मिज़ुहारा रिमी मेरे साथ आए, इसे इंतज़ाम करने में मेरी मदद करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे देश के साथ वेश्यालय जैसा बर्ताव कर सकते हो? शोमोरी टैंग गुस्से से कांपने लगा। उसे इतना बेइज्जत महसूस हो रहा था कि हाबुतो असुका और हाशिमोतो कनाको को उसके पास खिलौने की तरह भेजा गया था। फिर भी शिवम अभी भी खुश नहीं था और उसने और भी अजीब चीज़ों की मांग की। मिज़ुहारा रिमी को अपने साथ रात बिताने के लिए चाहते हुए क्या वह खुद को दुनिया का राजा समझता था? क्या वह चाहता था कि देश की हर टॉप फीमेल स्टार भी उसके साथ रात बिताए? लेकिन शोमोरी टैन ने यह बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। यह कोई ऐसा था जिसे वह नाराज़ नहीं कर सकता था, चाहे उसकी मांगें कितनी भी गलत क्यों न हों। ये सोचकर शोमोरी टैन ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज़ को शांत करने की कोशिश की। मिस्टर शिवम, मैं यह फैसला अकेले नहीं ले सकता, मुझे इस बारे में अपने सीनियर से बात करनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें बात करने के लिए 5 मिनट देता हूँ। अगर तुम मुझे सेटिस्फाई कर सकते हो तो मैं तुम्हारे बकाया पैसे में कुछ छूट देने के बारे में सोच सकता हूँ। शिवम ने बिना किसी हिचकिचाहट के फ़ोन काट दिया। मिस्टर प्रेसिडेंट, ये क्योंकि कॉल स्पीकर फ़ोन पर थी, सब ने सुना और उनके चेहरे उदास थे। उसकी शर्तें मान लो। थोड़ी देर सोचने के बाद काज़ामासुके ने तुरंत शिवम की ज़्यादा मांगों को मान लिया। इस देश में एंटरटेनर्स का अभी भी इतना ऊंचा रुतबा नहीं था, वरना इंग्लैंड में हाशिमोतो कनाको शिवम को रिझाने की कोशिश नहीं करती। काज़ामासुके के मन में देश लोगों और खूबसूरत औरतों से अमीर था और एक मिज़ुहारा रिमी कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने आज रात शिवम की जान लेने का प्लान बनाया था। उसकी रिक्वेस्ट बस ये साबित कर रही थी कि आज रात 3 एक्ट्रेस उसे पूरी तरह से भड़का देंगी, है ना? उसके मज़े के बाद ये सवाल नहीं था कि उसने ध्यान दिया या नहीं, वह आदमी शायद बिस्तर पर थका हुआ होगा, जिससे हत्या और भी पक्की हो जाएगी। मिस्टर एन युआन, आप इसे संभालिए, उसे आधे घंटे के अंदर पहुंचा दीजिए। काज़ामासुके ने तुरंत इंतज़ाम किया। हाँ, मैं अभी इस पर काम करूंगा। मिज़ुहारा रिमी इस देश की सबसे पॉपुलर फीमेल स्टार्स में से एक थी, न सिर्फ अनगिनत ओटाकू दिलों में देवी, बल्कि मर्दों और औरतों दोनों को पसंद आने वाली भी। आज उनकी नई फिल्म नेचुरल डेथ का लॉन्च इवेंट था। वह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए राजधानी आई थी, जिसमें कई रिपोर्टर और मीडिया मौजूद थे। कई फैंस तो उनकी एक झलक पाने के लिए लंबी दूरी तय करके भी आए थे। ड्रेसिंग रूम में मिज़ुहारा रिमी ने हल्के पीले रंग का स्वेटर और एक पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई थी जो उनके परफेक्ट फिगर को और उभार रही थी। उनके बालों में एक नीला रिबन बंधा हुआ था जो एक मैच्योर चार्म को थोड़ी चंचल क्यूटनेस के साथ मिला रहा था। रिमी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मिज़ुहारा रिमी की दोस्त और मैनेजर ने हर एंगल से उसकी फ़ोटो खींची। यूना, फ़ोटो लेना बंद करो और मुझे कुछ खाने दो। मैं जल्दी में यहाँ आ गई और डिनर भी नहीं किया। मिज़ुहारा रिमी उसके सामने फ्लेवर्ड रेमन का कटोरा गटक रही थी। उसकी भेड़िए जैसी भूख ने उसके चार्म को कम नहीं किया, बल्कि इसने उसमें एक क्यूट फूडी वाला अंदाज जोड़ दिया जो फैंस को बहुत पसंद आया। वैसे मिस हाबुतो और मिस हाशिमोतो कहाँ हैं? जब हम कैपिटल में होते हैं तो वे अक्सर तुम्हारे साथ घूमते फिरते हैं। मिज़ुहारा रिमी उनकी अच्छी दोस्त थी, अक्सर साथ में शॉपिंग और ट्रैवलिंग करने जाती थी। शायद उन्हें पता है कि आज तुम कितनी बिजी हो। मिज़ुहारा रिमी ने रेमन का कटोरा गटक लिया और लिपस्टिक दोबारा लगाने से पहले अपना मुंह पोंछा। इवेंट शुरू होने वाला है, मेरा मेकअप चेक करने में मेरी मदद करो कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तभी यूना का फ़ोन बजा। रिमी, मुझे एक कॉल लेना है, मैं प्रेसिडेंट सातो बोल रहा हूँ। सातो कीगो मिज़ुहारा रिमी की एजेंसी के प्रेसिडेंट थे जो देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी थी। उन्होंने मिज़ुहारा रिमी को मशहूर होने में मदद करने के लिए बहुत सारे रिसोर्स और कनेक्शन इस्तेमाल किए। प्रेसिडेंट, यूना ने इज्जत से कहा। प्रेसिडेंट, ये कैसे हो सकता है? इवेंट शुरू होने वाला है और आप रिमी से कैसे कह सकते हैं कि वह भारत के किसी के साथ रात बिताए? जैसे ही उसने कहा, यूना की आवाज़ अचानक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। मिज़ुहारा रिमी ने देखा लेकिन उनकी बातचीत सुन नहीं पाए। हालांकि उसने यूना को भारत के किसी के साथ रात बिताने की बात करते सुना। क्या हो रहा था? धीरे धीरे यूना के चेहरे पर उदासी छा गई, उसकी आवाज़ कमज़ोर होती गई। हाँ प्रेसिडेंट, मैं समझ गया। मैं रिमी को बता दूंगा और इस इवेंट के लिए किसी और का इंतज़ाम कर दूंगा। हाँ यूना, क्या हो रहा है? मिज़ुहारा रिमी ने घबराकर पूछा। रिमी, अपने कपड़े बदल लो, यह इवेंट कैंसिल हो सकता है। यूना ने सिर हिलाया। प्रेसिडेंट ने अभी फ़ोन किया, बताया कि आज रात तुम्हें भारत के एक लड़के के साथ इंपीरियल सेंटर होटल जाना है। वह जो भी करना चाहे तुम्हें रोकना नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है?
इंडस्ट्री में आने के बाद से प्रेसिडेंट सातो ने हमेशा मिज़ुहारा रिमी की अच्छी तरह से रक्षा की थी और कोई भी बिना कहे नियम उस पर कभी लागू नहीं हुआ था। वह अचानक उससे ऐसा करने के लिए कैसे कह सकते थे? प्रेसिडेंट का कहना है कि यह खास तौर पर कल्चर मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी, ये प्रेसिडेंट का ऑर्डर है। अगर तुम नहीं मानती हो तो नतीजा सिर्फ इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट होने तक ही सीमित नहीं रह सकता। यूना ने आह भरी। प्रेसिडेंट कहा कि वह मना करना चाहता है, लेकिन कल्चर मिनिस्टर अड़े रहे। अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो कंपनी 1 हफ्ते में बंद हो जाएगी और उस पर देशद्रोह का चार्ज लगेगा। देशद्रोह? मिज़ुहारा रिमी चिल्लाए। ये कौन नौजवान था जिसे प्रेसिडेंट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके धमकाएगा? रिमी, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। यूना बेबस थी। प्रेसिडेंट ने कहा कि 10 मिनट में एक कार बाहर तुम्हारा इंतजार करेगी, तैयार हो जाओ। मिज़ुहारा रिमी चुप हो गई। जब वह इस शक्ल में आई तो उसने खुद को ऐसे हालात का सामना करने के लिए मेंटली तैयार कर लिया था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्राइम मिनिस्टर उसे भारत के एक नौजवान के साथ जाने का ऑर्डर देंगे। वह जाहिर है ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस इंडस्ट्री में होने की वजह से उसने कई बुरी कहानियां सुनी थीं। कुछ एक्ट्रेस ने गलत लोगों को नाराज करके अपना करियर खत्म होते देखा और यहां तक कि अपने परिवारों को भी परेशान होते देखा। हालांकि वह एक टॉप टियर स्टार थी, फिर भी वह सिर्फ एक स्टार थी। चलो चलते हैं। मिज़ुहारा रिमी की आंखें थोड़ी लाल हो गईं। जैसा कि प्रेसिडेंट ने कहा, उसके पास कोई चारा नहीं था। शिवम होटल में इंतजार करते करते बोर हो रहा था। उसने अभी अभी टीवी चालू किया था और होटल के टीवी पर एक खास चैनल था। गलत कंटेंट देखकर मासूम हबुतो असुका और हाशिमोतो कनाको तुरंत शर्मा गए। चौंक कर उसने जल्दी से टीवी बंद कर दिया। अगर माहौल उस तरफ बदलता तो उसे नहीं पता था कि वह खुद को रोक पाएगा या नहीं। डिंग डोंग, आखिरकार डोरबेल बजी। हे, वे आ गए। शिवम हंसा और जल्दी से दरवाज़ा खोलने लगा। मिज़ुहारा रिमी, जो अपने प्योर और क्यूट स्टाइल के लिए जानी जाती है, कैजुअल कपड़े पहने थी। उसके लंबे बाल खुले थे और नीला रिबन अभी भी बंधा हुआ था, जिससे जवानी वाली लड़कीपन का एहसास हो रहा था। उसका मैनेजर उसके पास खड़ा था, डर से कांप रहा था। इस जवान आदमी को गलती से गुस्सा दिलाने की चिंता में था। क्या आप मिस्टर शिवम हैं? मिज़ुहारा रिमी ने कांपते हुए पूछा। ओह हाँ, मैं ही हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, अंदर आओ। शिवम एक तरफ हट गई और मिज़ुहारा रिमी ने अंदर से हाबुतो असुका और हाशिमोतो कनाको को हाथ हिलाते हुए देखा। तुम दोनों? मिज़ुहारा रिमी ने उनके कपड़े देखे, जिससे पक्का हो गया कि वे उसके साथ रात बिताने आए हैं। तो सिर्फ वही यहाँ नहीं थी। अंदर आओ। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? हमारे पास महाजों के लिए एक नहीं है। मिस मिज़ुहारा भी यहाँ हैं। इसी समय माइडा भी 3 छोटे पैकेज लेकर आ गया। उनके कपड़े बहुत ज़्यादा भारी थे। भले ही शिवम ने खुद को रोक लिया, फिर भी यह उसके शरीर के लिए बहुत थकाने वाला था, इसलिए उसने सीधे माइडा से कुछ और नॉर्मल कपड़े लाने को कहा। माइडा परिवार की कई प्राइवेट कपड़ों की फैक्ट्रियां थीं और एक फ़ोन कॉल पर माइडा ने हाशिमोतो कनाको और दूसरों के नाप के हिसाब से कस्टम कपड़ों के 3 सेट डिलीवर करवा दिए। आप पहले कपड़े क्यों नहीं बदल लेते? मेरा शरीर आपको ऐसे कपड़े पहनाकर नहीं झेल सकता। शिवम ने जल्दी से उन्हें कपड़े दिए। यंग मास्टर, मैं अब चलता हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझे बुला लेना। माइडा ने कहा। रुको, क्या तुम मुझे एक महजोंग मशीन दिला सकते हो? ये जगह एक प्रेसिडेंशियल स्वीट होनी चाहिए और इसमें महजोंग टेबल भी नहीं है। ओह, माइडा के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। यहाँ 3 नाजुक देवियाँ थीं, इसलिए शिवम ने न सिर्फ कुछ नहीं किया, बल्कि वह उनके साथ महजोंग भी खेलना चाहता था। क्या ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी नहीं थी? और यह उगते सूरज की धरती पर था, भारत में नहीं। क्या ये राष्ट्रीय खजाना हर जगह मिलता है? ठीक है यंग मास्टर, मैं इसे आपके लिए अभी लाती हूँ। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल था, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं था। माइडा तुरंत इसे संभालने के लिए बाहर चली गईं। जल्द ही तीनों औरतें कपड़े बदलकर बाहर आ गईं। कपड़े एकदम फिट थे और बहुत आरामदायक थे। फर्स्ट ईयर सेलिब्रिटी होने के नाते वे आमतौर पर बड़े ब्रांड के कपड़े पहनती थीं, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसा आराम महसूस नहीं किया था। प्लीज़ बैठ जाए, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। शिवम ने उन्हें होस्ट किया। मुझे पता है कि प्रेसिडेंट आपको किसी वजह से यहाँ लाए हैं, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं आपके साथ कुछ नहीं करूँगा। आज रात कुछ महजोंग और चैटिंग के लिए मेरे साथ क्यों नहीं रह लेते? शिवम की यह बात सुनकर उन तीनों ने राहत की सांस ली। शिवम के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने पहले से ही किसी भी चीज़ के लिए खुद को मेंटली तैयार कर लिया था, वरना वे नहीं आते। लेकिन शिवम की जेंटलमैननेस ने उन्हें हैरान कर दिया। बिल्कुल नहीं, हम इस तरह के ट्रीटमेंट के साथ कुछ सेल्फी लेने से नहीं चूक सकते, है ना? ये सोचकर शिवम ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और कुछ फ्रूट प्लेट और ड्रिंक्स जमा करके इसे एक प्राइवेट पार्टी जैसा दिखाते हुए तस्वीरें खींचीं। उन्होंने वीबो खोला और कुछ फ़ोटो अपलोड की। कुछ ही देर बाद प्लेटफॉर्म कमेंट से भर गया। धत्तेरे की, क्या यह मेरी देवी नहीं है?
डीन, तुम जानवर हो। डीन, तुम उगते सूरज की धरती पर चुपके से कब चले गए? क्या ये कोई प्राइवेट पार्टी है? क्या कोई और है? मैं सासाकी नोज़ोमी और अरागा की ह्यूई को देखना चाहता हूँ। डीन कमाल के हैं, हुआशिया की ताकत दिखा रहे हैं। डीन, क्या तुम ये संभाल सकते हो? मदद चाहिए, मैं अभी फ्लाइट बुक करता हूँ। तुम सपना देख रहे हो? मैं ठीक हूँ, मुझे आने दो। क्या आज मिज़ुहारा की नई फिल्म के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है? मैं कैपिटल सिटी तक आया था सिर्फ इसलिए कि ऑर्गेनाइजर ने बताया कि मिज़ुहारा का लास्ट मिनट का काम था और वह नहीं आ सकी। पता चला कि वह डीन के साथ गई हुई है। मुझे बहुत जलन हो रही है। डीन, टीम के लिए छोटा है। एटशेन्यू सिस्टर, ज़्यादा मत सोचो दोस्तों। मैं यहाँ लैंड ऑफ द राइजिंग सन में बिजनेस के लिए आया हूँ, बस रात में बहुत बोर हो गया था और कुछ लड़कियों को महजों के लिए ले आया। ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। शिवम ने एक और अपडेट पोस्ट किया। 6666। डीन के मूव्स अनगिनत हैं, बस महजों के लिए कुछ लड़कियों को पकड़ना और फिर भी वह लैंड ऑफ द राइजिंग सन के एंटरटेनमेंट सर्कल से 3 देवियों को इकट्ठा करने में कामयाब रहा। डीन, मुझे यकीन नहीं होता जब तक तुम ये सब लाइव स्ट्रीम न करो। ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी है। मैं तुमसे मन और शरीर से नफरत करता हूँ। नेटिजन्स ने कभी भी चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया। जब शिवम ने माइडा ऐसे उन चारों की महजों खेलते हुए फ़ोटो खिंचवाई तो शरारती नेटिजन्स और भी क्रेजी हो गए। कुछ ने तो ये भी सवाल किया कि क्या शिवम का भाई ठीक से काम कर रहा है। उन्होंने महजों का एक भी राउंड पूरा नहीं किया था कि गो शिन्यू ने वीडियो कॉल भेजा। शिवम ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। उसे एहसास हुआ कि वह दिखावा करने में बहुत ज़्यादा खो गया था और पूरी तरह से भूल गया था कि औरतें सबसे ज़्यादा जलन रखने वाली होती हैं। हे शिन्यू, मैं बस लोगों के साथ महजों खेल रहा हूँ, ज़्यादा मत सोचो। शिवम ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। इसकी किसे परवाह है? गो शिन्यू ने कहा, जल्दी करो, मुझे मिज़ुहारा से मिलवाओ। वह मेरी देवी है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम यहाँ स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहे हो। शिवम को लगा कि गो शिन्यू उसे डांटेगी, लेकिन वह तो स्टारस्ट्रक निकली। मिस मिज़ुहारा, मेरी गर्लफ्रेंड आपकी फ़ैन है, क्या वह आपसे बात कर सकती है? शिवम ने शर्मिंदगी से फ़ोन दे दिया। ज़रूर। मिज़ुहारा रिमी ने फ़ोन उठाया और जल्द ही दूसरी तरफ से खुशी की चीखें आने लगी, और यह सिर्फ एक आदमी की आवाज़ नहीं थी। आज गो शिन्यू के एक रूममेट का जन्मदिन था और जो जिंग और लॉन्ग वेई की चीखें भी सुनी जा सकती थीं। गो शिन्यू अचानक से धारा प्रवाह जापानी बोलने लगी और उन्होंने मिज़ुहारा रिमी के साथ आधे घंटे तक जोश में बातें की, फिर बिना मन के कॉल ख़त्म कर दी, यहाँ तक कि उसके भारत आने की तारीख भी तय कर ली। आज रात कोई बेवकूफ़ी मत करना, समझे? गो शिन्यू एल्ब धमकी भरा मैसेज छोड़ा। ठीक है, मुझे पता है। शिवम ने इसे लापरवाही से हैंडल किया। अगर वह सच में कुछ करना चाहता तो उसने इसे वीबो पर पोस्ट नहीं किया होता, वह अब तक बिजी हो गया होता। चलो महजों खेलते हैं, शिवम ने आवाज़ दी और कमरा टाइलों की खटखट से भर गया। उन्हें क्या पता था, 3 सुपरपावर यूज़र सिर से पैर तक ढके हुए और लगभग पकड़े न जा सकने वाले चुपके से होटल के पेरीमीटर तक पहुंच गए। दीवारों से लगभग सीधे खड़े होकर जैसे कि समतल ज़मीन पर हो, उन्होंने खिड़की के गैप से झांका और शिवम को देखा जो गेम में हावी लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं तो वे तुरंत हैरान रह गए। 20 साल का एक नौजवान 3 टॉप फीमेल सेलिब्रिटीज़ को अपने होटल के कमरे में सिर्फ महजों खेलने के लिए बुला रहा है। क्या हमें इंतज़ार करना चाहिए? क्या ये हुआक्सियन का ट्रैप हो सकता है? तीनों डार्क निंजा शक से भर गए। रुको, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वे सच में पूरी रात महजों खेल सकते हैं। अभी सिर्फ 10 बजे थे, शायद वे जल्द ही थक जाएं और कुछ और करने लगें। उनका मिशन था कि सही समय आने पर सटीक हमला करें। महजों के 4 राउंड खत्म करने के बाद चारों लोग झपकी ले रहे थे। शिवम की महजों स्किल्स काफ़ी ख़राब थीं, लेकिन उगते सूरज की धरती की ये लड़कियां भी उतनी अच्छी नहीं थीं। एक नेशनल ट्रेजर होने के नाते शिवम ने खूब मज़े किए। मैं इसी कमरे में सो जाऊंगी, तुम कोई और चुन लो। शिवम ने जम्हाई ली और सबसे बड़े कमरे की ओर चली गई। उसने सच में कुछ नहीं किया। बाहर सुपरपावर यूजर्स जो 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे हैरान रह गए। अब क्या, इंतज़ार करते रहो, जब वह सो जाएगा तो हम एक्शन लेंगे। सुपरपावर यूज़र परेशान था। हालांकि सोते समय विजिलेंस कम हो जाती है, लेकिन यह एक्टिविटी के बाद आराम करने के बराबर नहीं है। उन्हें ऑपरेशन के सक्सेस रेट को लेकर कई चिंताएं थीं। क्या यह मुमकिन है? क्या वह सच में सो गया था? इससे पहले कि वे बात खत्म करते, कमरा पहले से ही शिवम की लगातार सांसों से भर गया था। वह इतना थक गया था कि तकिए पर गिरते ही तुरंत गहरी नींद में सो गया। क्या वह नाटक कर रहा है? शायद नहीं। सांस लेने की यह रफ्तार दिखाती है कि वह सच में सो रहा है, और मेरी सुपरपावर को लगता है कि उसके अंग सोए हुए हैं। लगता है वह सच में सावधान नहीं है। क्या हम एक्शन लें? जाओ। जैसे ही तीनों एक्शन लेने वाले थे, उनके पीछे से खतरे का एक बड़ा एहसास हुआ, जिससे हुआक्सियन हवा में लटका हुआ दिखाई दिया।
उनके शरीर अब हिल नहीं पा रहे थे और उनकी सुपर पावर भी काम नहीं आ रही थी। निंजुत्सु, शैडो क्लोन जुत्सु। शिवम ने बड़ा चढ़ाकर पोज दिया। 3 सुपर पावर यूजर्स, तुम लोगों ने सच में पूरी जान लगा दी, है ना? दोस्तों, महाजों के लिए चौथे की ज़रूरत है। हम बर्बाद हो गए। तीनों सुपर पावर यूजर्स के मन में आखिरी ख्याल यही थे। शिवम सुबह करीब 10 बजे उठा। वह सुस्ती में अपने कमरे से बाहर निकला। उसे 10 साल से ज़्यादा समय से एक आदत थी, जागने के बाद सबसे पहले वह बाथरूम जाता था। चाहे उसे जाने की ज़रूरत हो या ना हो, अगर वह कम से कम 10 मिनट तक टॉयलेट पर नहीं बैठता तो उसे अजीब लगता था। लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, बड़बड़ाती आवाज़ों ने उसे चौंका दिया। तीनों देवी जैसी लड़कियां पिछले दिन खेलने से इतनी थक गई थीं कि उन्होंने सोने से पहले नहाया भी नहीं था। इसलिए उन्होंने सुबह एक साथ नहाने का फैसला किया। इतनी गोल, इतनी बड़ी। शिवम के मन में बस यही ख्याल आया। आधे घंटे बाद माइडा का नाश्ता आया। डाइनिंग टेबल के चारों ओर बहुत सारे लोग जमा हो गए। माहौल थोड़ा अजीब लग रहा था। तीनों देवी जैसी लड़कियां बिना कुछ कहे सिर नीचे करके खा रही थीं। शिवम की नाक में टिश्यू का एक टुकड़ा ठूंसा हुआ था, जिससे खाना खाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। यंग मास्टर, क्या हुआ? माइडा ने चिंता से पूछा। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपके लिए एक डॉक्टर ढूंढ सकती हूँ। माइडा फैमिली के डॉक्टर काफ़ी काबिल हैं। ज़रूरत नहीं है, बस आजकल मौसम सूखा रहा है, तुम्हें पता है, थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है। शिवम ने जवाब दिया। खुशकिस्मती से तीनों लड़कियों को चीनी नहीं आती थी, नहीं तो वे ज़ोर से हंस पड़तीं। वैसे यंग मास्टर, क्या कल रात सेफ थी? माइडा ने पूछा। क्या मुझे देखकर लगता है कि मुझे कोई सेफ्टी इशू हुआ? शिवम हंसा। लेकिन कल रात कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए थे। माइडा की पुतलियां चौड़ी हो गईं। वे अब कहाँ हैं? मैंने तुमसे कहा था, मैं मार्शल आर्ट्स में थोड़ी बहुत दिलचस्पी रखती हूँ, मैंने उन सब का ध्यान रखा। शिवम ने एक सेट वाला इशारा किया। तुमने उन्हें मार डाला? माइडा ने फुसफुसाते हुए कहा। वह काफ़ी मासूम थी और उसे ऐसे खूनी मामलों का अनुभव नहीं था। वे मुझे मारने आए थे। क्या मुझे उन्हें छुट्टियों में घर बुलाना चाहिए था? शिवम हंसा। ओह, मेरे पास केमिस्ट्री में एक और साइडलाइन है, मैंने बिना किसी निशान के लाशों का ध्यान रखा। ठीक है, जब तक ये तय हो जाता है। माइडा को मुख्य रूप से इस बात की चिंता थी कि इससे शिवम के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन फिर उसने सोचा, क्योंकि काज़ामासुके ने पहले हिटमैन भेजे थे, इसलिए वे गलत व्यक्ति पर आरोप लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ओह, वैसे अभी मिस्टर काज़ामासुके ने एक इन्विटेशन भेजा है। वह आपको आज दोपहर के भोजन के लिए राष्ट्रपति महल में एक दावत में बुलाना चाहते हैं और दोपहर में कर्ज के मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, माइडा ने कहा। एक दावत? क्या उनमें मुझे खाने पर बुलाने की हिम्मत है? क्या उन्हें डर नहीं है कि मैं उनके राष्ट्रपति महल को पलट दूंगी? शायद उन्हें खबर मिल गई होगी, क्योंकि उनकी चालें काम नहीं आई, इसलिए उन्हें सबके सामने अच्छा इंप्रेशन बनाना होगा। यंग मास्टर, दोपहर में अपनी तमीज़ मत खोना, माइडा ने सलाह दी। आज बहुत सारे लोग आने चाहिए। मिस्टर काज़ामासुके अपनी पत्नी को भी लाएंगे, क्या आप कोई महिला साथी लाना चाहेंगे? इस समय माइडा ने हाशिमोतो कनाको और दूसरों की तरफ देखा, जैसे शिवम से पूछ रही हों कि क्या वह तीनों में से किसी एक को चुनना चाहता है। मिस मिज़ुहारा, क्या आप मेरे साथ लंच पर चलना चाहेंगी? शिवम ने यूं ही पूछा। हम? मिज़ुहारा रिमी ने थोड़ा घबरा कर पूछा। मिस्टर फैंग, क्या कैपिटल सिटी में आपके कोई दोस्त हैं? ये आपके प्रेसिडेंट हैं जो मेरे साथ लंच करना चाहते हैं। यह एक फॉर्मल मौका है और मुझे एक फीमेल साथी चाहिए। बदकिस्मती से मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आई, इसलिए अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? प्रेसिडेंट? मिज़ुहारा रिमी के होंठ कांप रहे थे। उसे शुरू में प्रेसिडेंट ने शिवम के साथ जाने का ऑर्डर दिया था। हालांकि एंटरटेनर ग्लैमरस दिखते थे, लेकिन उनका सोशल स्टेटस ज़रूरी नहीं कि ऊंचा हो। मिज़ुहारा रिमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह प्रेसिडेंट से मिल सकती है। और अगर लोगों को इस एक्सपीरियंस के बारे में पता चलता तो वे ज़रूर सोचते कि उसके पास एक मजबूत सपोर्ट है, जिससे एंटरटेनमेंट सर्कल में उसका करियर पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता। क्या मैं? मिज़ुहारा रिमी को पक्का यकीन नहीं हो रहा था। हाशिमोतो कनाको और हाबुतो असुका उसे कम नहीं लग रहे थे, इसलिए उसे नहीं पता था कि शिवम ने तीनों में से उसे क्यों चुना। उसे क्या पता था, ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि गो शिन्यू को मिज़ुहारा रिमी पसंद थी। ऐसी पहले से बनी सोच के साथ उसने बिना ज़्यादा सोचे समझे उसे चुन लिया। ज़रूर। क्या हमारे पास कोई ड्रेस है? शिवम ने पूछा। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही तैयार कर रखी है। असल में माइडा ने तीनों देवियों के लिए ड्रेस तैयार की थी, बस ये देखने के लिए कि शिवम किसे चुनेगा। क्योंकि उसका बिजनेस एम्पायर दुनिया भर में फैला हुआ था, तो जाहिर है कि यहाँ उसकी हाई एंड कस्टम शॉप्स भी थीं। जब से शिवम और गो शिन्यू साथ थे, उन दुकानों ने गो शिन्यू के लिए कपड़े बनाना शुरू कर दिया था। मिज़ुहारा रिमी का फिगर गो शिन्यू से काफ़ी मिलता जुलता था, इसलिए शुरू में उसके लिए एक हाई एंड ड्रेस बनाई गई थी।
ड्रेस देखकर मिजुहारा रिमी की आंखें सितारों की तरह चमक उठी, जबकि हाबुतो असुका और हाशिमोतो कनाको जलन से भर गए। कितना अच्छा होता अगर वे एक बार भी ऐसी ड्रेस पहन पाते। यह एक स्नो वाइट मरमेड ड्रेस थी। ये चमकते हुए गहने सेक्विन या क्रिस्टल नहीं थे, बल्कि असली हीरे थे। डिज़ाइनर मिस्टर बायोबु दोइची थे, जो सबसे मशहूर टॉप फैशन डिज़ाइनर हैं ईस्ट एओ नेशन से। सिर्फ ड्रेस बनाने का खर्च 1.2 मिलियन US डॉलर था। जब मिजुहारा रिमी ने ड्रेस पहनी तो वह एक चमकदार परी में बदल गई। उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद छाती और ज़बरदस्त सेक्सी कॉलरबोन हर आदमी को पागल कर सकती थी। मिस मिजुहारा, और यह नेकलेस। माइडा ने एक ट्रे दी। नेकलेस, हालांकि गुओ शिन्यू के एंजल्स हॉर्ट से मैच नहीं कर रहा था, उसमें 20 कैरेट से ज़्यादा का हीरा भी था, जिसकी कीमत 10 मिलियन से ज़्यादा थी। इस आउटफिट में मिजुहारा रिमी थोड़ी झिझकी हुई महसूस कर रही थी। उसे डर था कि इस कीमती ड्रेस को नुकसान पहुंचाना कोई छोटी बात नहीं होगी। बहुत अच्छा लग रहा है, फैंग जुएयू ने खुशी से सिर हिलाया। मिस मिजुहारा, लंच पर मेरे साथ आने के लिए धन्यवाद। ये ड्रेस और यह नेकलेस आपका है। मेरे लिए। मिजुहारा रिमी की खूबसूरत आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। ड्रेस और एक्सेसरी की कीमत 20 मिलियन युआन से ज़्यादा थी। क्या वह सच में दुनिया का सबसे अमीर आदमी है? मिजुहारा रिमी ने सोचा। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि प्रेसिडेंट ने शिवम को खुश करने के लिए इतनी मेहनत क्यों की। वैसे तुमने इन दोनों के लिए भी कपड़े तैयार किए थे, है ना? शिवम ने पूछा। यंग मास्टर, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। माइडा ने कमरे के एंट्रेंस की ओर इशारा किया और दो लोग दो और ड्रेस पकड़े हुए अंदर आए। मिस हाबुतो, मिस हाशिमोतो, मेरे साथ इतनी यादगार रात बिताने के लिए धन्यवाद। क्योंकि मैं एक मिस मिजुहारा को दे रहा हूं, तो सभी को अपना हिस्सा मिलना चाहिए। इन दो ड्रेस को मेरा तोहफा समझो। हमें भी मिलेंगे। हाबुतो असुका और हाशिमोतो कनाको हैरान रह गए। उन्हें लगा कि पिछली रात उनके और शिवम के बीच जरूर कुछ ऐसा होगा जिसे बताया नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने बस उसके साथ महजों के 4 गेम खेले। अगर कुछ स्कैंडलस हुआ तो वो ये कि वे नहाते हुए पूरी तरह से देखे गए। शिवम ने 2 कीमती ड्रेस इतनी उदारता से दी, दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिए भी। ये बहुत ज़्यादा लग रहा था। थैंक यू मिस्टर शिवम। उन्होंने खुशी खुशी दोनों ड्रेस ले ली और अचानक उनके मन में एक हिम्मत वाला ख्याल आया। अगर कल रात सच में कुछ हुआ होता तो शायद ये बुरी बात नहीं होती, भले ही वे उसकी गर्लफ्रेंड की जगह न ले पाते। अपने से अलग लोगों के साथ इतना उदार होने के कारण शिवम का अपनी औरत के साथ बर्ताव ज़रूर 10,000 गुना बेहतर रहा होगा। कम से कम वे इस जिंदगी से तो बच सकते थे जहां ताकतवर लोग उनके आर्टिस्ट करियर पर हुक्म चलाते हैं। ये सोचकर उन्हें अचानक पछतावा हुआ कि पिछली रात ज़्यादा हिम्मत क्यों नहीं दिखाई। दोनों औरतों को वापस ले जाने के लिए किसी का इंतज़ाम करो। हमारे लिए दावत में जाने का समय हो गया है। फैंग जुएयू ने कमरे में जाते हुए अपना आउटफिट उठाते हुए कहा। मिस्टर शिवम यहाँ हैं, प्लीज़ अंदर आइए, अंदर आइए। जब शिवम और मिजुहारा रिमी काजामासुके के असिस्टेंट के साथ प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंचे तो काजामासुके और उनकी पत्नी उनका स्वागत करने के लिए पहले से ही दरवाजे पर खड़े थे। वे बेवकूफ़ नहीं थे। कल के 3 सुपरपावर यूजर्स कहाँ थे? यह एक राज बना हुआ था, शायद हमेशा के लिए चले गए होंगे। शिवम ने ये खुद किया था या यह उन ताकतों ने किया था जो चुपके से उनकी रक्षा कर रही थी? काजामासुके को अब ये जानने की परवाह नहीं थी, चाहे यह उनकी अपनी ताकत थी या नहीं। जब तक यह एक ऐसी ताकत थी जिसे वह इस्तेमाल कर सकते थे, यही उन्हें मास्टर बनाती थी। वे सिर्फ 3 आम लोग नहीं थे, नहीं सिर्फ 3 आम डार्क निंजा थे, बल्कि 3 सुपरपावर यूजर्स थे। उनके ईस्टर्न कंट्री को ऐसे 3 मजबूत लोगों को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा इंसानी और सामान की ज़रूरत थी। इस शिवम के पीछे किस तरह की ताकत छिपी थी? क्या सच में, जैसा हिस्ट्री ब्यूरो के डायरेक्टर ने अंदाज़ा लगाया था, शिवम उस रहस्यमयी ताकत से था जो सभी कॉन्टिनेंट्स के टॉप परिवारों को कंट्रोल करती थी? लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। अगर ऐसी कोई ताकत सच में होती तो वे बहुत पहले ही धरती पर राज कर चुके होते। काजामासुके ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शिवम को ज़रूर पहले से पता था कि काजामासुके ने कल रात उसे मारने के लिए लोगों का इंतज़ाम किया था। अब वह ये सोचना चाहता था कि शिवम का गुस्सा कैसे शांत किया जाए, नहीं तो एक बार शिवम अपना आपा खो बैठा तो बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। कर्ज चुकाने की बात करें तो वे इसे चुकाने के लिए भी काफ़ी पैसे नहीं जुटा पाए। अगर वे अपनी सालाना GDP भी दे देते तो भी कर्ज चुकाने में और 10 या 20 साल लग जाते, और फिर यह अगले 10 या 20 सालों के लिए एक बुरा चक्कर बन जाता, क्योंकि वे सिर्फ ब्याज और किराए का बकाया चुका रहे थे। लगभग 10 साल बाद उन्हें किराए के पेमेंट का एक और समय देना पड़ता। अगर उन्होंने पैसे नहीं चुकाए तो उनका ईस्टर्न कंट्री दुनिया में मजाक का पात्र बन जाएगा। एक ऐसा देश जिसने अपनी साख खो दी हो, उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई जगह नहीं होगी। अब वे बस यही उम्मीद कर रहे थे कि नुकसान कम से कम हो। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं। आप खुद मेरे जैसे आम आदमी से मिलने आए, इससे मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, शिवम ने मजाक उड़ाते हुए कहा।
हा मिस्टर शिवम, आप कोई आम इंसान नहीं हैं। आप हमारे ईस्टर्न कंट्री के हीरो हैं। कल रात आपको कितनी अच्छी नींद आई? काज़ामासुके ने सावधानी से पूछा, शिवम का मूड समझने की कोशिश करते हुए। ये बहुत अच्छा था। जब मेरे साथ कई देवियां थीं, तो ये कहीं भी बुरा कैसे हो सकता है? शिवम ने जानबूझकर मिजुहारा रिमी की कमर पर हाथ रखा। मिजुहारा रिमी का शरीर अनायास ही कांप उठा। वह पहले कभी किसी आदमी के इतने करीब नहीं रही थी और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं समझ गया, काज़ामासुके बार बार हंसा। समझ गया, मेरे गधे। मैंने कल रात कुछ नहीं किया, मैंने बस महजों के 4 राउंड खेले। क्या तुम इस पर यकीन करते हो? शिवम ने मन ही मन कोसा। मिस्टर प्रेसिडेंट, यहाँ सब ठीक है, बस रात में कुछ ज्यादा ही मच्छर हो जाते हैं। मच्छर? मच्छर कहाँ हैं? काज़ामासुके हैरान था। पतझड़ आ चुका था और टेम्परेचर काफी गिर गया था। मच्छर कैसे हो सकते हैं? कल रात जब मैं सो रहा था तो 3 मच्छरों ने मुझे परेशान किया। खुशकिस्मती से, तेज रिफ्लेक्स से मैं उन सभी को मार गिराने में कामयाब रहा। काज़ामासुके की धड़कन तुरंत तेज हो गई और उसकी सांस भी कुछ तेज हो गई। सच में, शिवम को पता चल गया था और उन 3 सुपर पावर यूजर्स को उसने खत्म कर दिया था। बेफिक्र रहो मिस्टर शिवम, आगे से और मच्छर नहीं होंगे। शिवम के पास खड़ी मिजुहारा रिमी हैरान थी और उसे लगा जैसे दोनों आदमी पहेलियां बोल रहे हों। इसके अलावा उसने कल रात मच्छरों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ठीक है, चलो खाते हैं। भले ही मुझे भूख न हो, मिस मिजुहारा को तो होनी चाहिए। शिवम ने 3 सुपर पावर इस्तेमाल करने वालों की बात को दिल पर नहीं लिया। जैसा उसने कहा था, क्या कोई इंसान 3 मच्छरों की परवाह करेगा? एक बार कुचलने के बाद वे कुचल गए, क्या वह जाकर घोंसला तोड़ देगा? ठीक है, आप देखिए, मैं लगभग मेन काम भूल ही गई थी। मिस्टर फैंग, मिस मिजुहारा, प्लीज अंदर आइए। लंच तैयार है। शिवम ने सिर हिलाया। मिजुहारा रिमी हैरान और खुश दोनों लग रही थी। वह तो बस एक एक्ट्रेस थी, प्रेसिडेंट भी उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव कब करने लगे? शायद काज़ामासुके अब उसे शिवम की औरत मानने लगा था, जिससे उसका रवैया समझ में आता है। प्रेसिडेंशियल पैलेस का बैंक्वेट हॉल पहले से ही कई नेताओं और उनकी पत्नियों से भरा हुआ था। शिवम और मिजुहारा रिमी को काज़ामासुके के बगल में बिठाया गया था। ऐसा लग रहा था कि सबके मन में कुछ चल रहा था, जिससे बैंक्वेट पर अजीब सी परत छा गई। शिवम ने गला साफ किया। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप जानते हैं कि मैं एक बिजी आदमी हूं, हर मिनट मेरे अरबों डॉलर दांव पर लगे होते हैं। मेरे पास यहाँ बैठकर आप सबके साथ खाना खाने का ज्यादा समय नहीं है, तो क्यों न हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, आपका मुझ पर जो 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर बकाया है, वह इतने कम समय में चुकाया नहीं जा सकता। चलो बेकार की चालें नहीं चलते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कल रात उन फीमेल स्टॉस को हनी ट्रैप की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे या मेरी हिफाजत कम करना चाहते थे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे फ़ायदों से ज़रा भी समझौता हो। यह आंकड़ा सुनकर मिजुहारा रिमी लगभग हैरानी से अपना मुंह ढकने ही वाली थी। 45 ट्रिलियन यूएस डॉलर कैसा कॉन्सेप्ट था? ईस्ट कंट्री को उस नंबर तक पहुंचने के लिए अपना सालाना प्रोडक्शन 20 गुना बढ़ाना होगा। अब उसे समझ आया कि प्रेसिडेंट भारत के एक नौजवान को खुश करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करेंगे। शिवम यहाँ पैसे इकट्ठा करने नहीं, बल्कि उनकी जान लेने आया था। अफसोस, काज़ामासुके ने आह भरी। मिस्टर शिवम, सच कहूं तो हमारे पास इतना पैसा बनाने का जरिया नहीं है। अगर हम और नेशनल बॉन्ड भी जारी करें तो भी हमारे पास 100 मिलियन से भी कम लोग हैं, इसलिए हर आदमी को 60 से 70 हज़ार यूएस डॉलर जुटाने होंगे, जो कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो? नेताओं ने हिचकिचाते हुए एक दूसरे को देखा, जब तक कि फाइनेंस मिनिस्टर युआन हुईगो ने कहा, हमने एक मुमकिन तरीका निकाल लिया है। ओह मिस्टर युआन, प्लीज शेयर करें। नेशनल बॉन्ड का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। इस रकम को टैरिफ आधा करके ऑफसेट किया जा सकता है। ये रकम हर साल सिर्फ कुछ 100 बिलियन यूएस डॉलर आती है। अगर आप इसे आधा भी कर दें तो भी इसे चुकाने में सैकड़ों साल लग जाएंगे। ये बहुत लंबा समय है, इसे 90% कम कर दें। मिस्टर शिवम, ये बहुत ज़्यादा है। क्या आप इसे थोड़ा कम कर सकते हैं? तो चलो 80% पर चलते हैं। यह मेरी बॉटम लाइन है और इस रकम पर इंटरेस्ट हर साल जमा होता रहेगा। मैं शायद लोन शार्क न हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, युआन हुईगो ने आह भरी। वह परसेंटेज भी उसकी लिमिट थी। जहाँ तक किराए की बात है, हम कंपनी के शेयर का एक हिस्सा और कुछ खजाने को रीपेमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। युआन हुईगो ने ईस्टर्न कंट्री की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज की एक लिस्ट निकाली। ओह, ये तो काफ़ी ज़्यादा है। शिवम ने कंपनियों की लिस्ट पर नज़र डाली। सन कंट्री और यूनाइटेड स्टेट्स की तरह ईस्टर्न कंट्री भी इंडस्ट्री डेवलप करने वाली शुरुआती कंपनियों में से थी। अपनी कम आबादी के साथ इतनी ज़्यादा जीडीपी बनाने की उनकी काबिलियत इन कंपनियों की प्रोडक्टिविटी से अलग नहीं की जा सकती थी।
मिस्टर शिवम, इनमें से कई कंपनियों के शेयर हमारी ईस्टर्न कंट्री सरकार के पास हैं। हम इक्विटी का ये हिस्सा आपको एक तय प्रीमियम पर ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाया जा सके। ये बहुत कम है, शिवम ने मुंह बनाया। उनकी सबसे बड़ी कंपनियों की वैल्यूएशन सिर्फ कुछ 100 बिलियन थी और नेशनल शेयर 100 बिलियन से थोड़े ज़्यादा थे। इस कर्ज को चुकाने के लिए ऐसी 400 कंपनियों की ज़रूरत होगी। लेकिन दुनिया भर में इस लेवल की कितनी कंपनियां हैं? भूल जाओ, एक छोटा सा मच्छर भी तो मांस ही है। शिवम ने एग्रीमेंट पर अपने नाम के साइन किए। ठीक है, आज से ये कंपनियां पूरी तरह से मेरी हैं। काज़ामासुके हैरान रह गया। हालांकि देश के पास अब शेयर नहीं थे, लेकिन स्टेक होल्डर अभी भी उनके देश के लोग और ऑर्गेनाइजेशन थे। ये शिवम का कैसे हो गया? तुम्हें नहीं पता था? शिवम ने हैरानी दिखाई। ओह, ठीक है, तुम्हें पक्का नहीं पता था कि इन कंपनियों में से 90% से ज़्यादा तुम्हारे ईस्टर्न कंट्री के नेशनल शेयर के अलावा बाकी शेयर मेरे लोगों और ऑर्गेनाइजेशन ने खरीद लिए थे। तो अब वे पूरी तरह से मेरी हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, यह अभी भी काफ़ी नहीं है, शिवम ने शेयर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट का ढेर हटाते हुए कहा। कंपनी के कुल शेयर सिर्फ 3.1 ट्रिलियन US डॉलर के थे, जो किराए का 10वां हिस्सा भी नहीं था। काज़ामासुके लगभग रोने ही वाले थे। उन्होंने अपना लगभग सब कुछ बेच दिया था। शुरू में उन्होंने सोचा था कि शिवम को शेयर देकर वे कम से कम कंपनी के फैसले लेने की पावर देश के हाथों में रख सकते हैं, जिससे सिर्फ सालाना डिविडेंड का नुकसान होगा। लेकिन अचानक उनमें से ज़्यादातर शेयर असल में शिवम के थे। अब ईस्ट कोकोगाकू की उन कंपनियों पर भारत का पूरा ब्रांड बन गया है। उन्होंने सच में भारी कीमत चुकाई है। मुझे सोचने दो, शिवम ने सोचा। भले ही ये कंपनियां मेरी हैं, लेकिन ये ईस्ट कोकोगाकू में बनी हैं, इसलिए उन पर सालाना टैक्स लगना चाहिए, है ना? क्यों ना हम उन टैक्स को माफ़ कर दें? ओह नो, शिवम ने अपना माथा थपथपाया। ज़मीन मेरी है, मैं टैक्स क्यों दूंगा? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें कर्ज चुकाने में मदद करूं, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। क्या तुम कुत्ते हो? काज़ामासुके ने मन ही मन शिवम को हज़ारों बार गालियां दी थीं। शिवम का बर्ताव इतना भड़काने वाला था कि उसे थप्पड़ मारने का मन करता, लेकिन काज़ामा ऐसा करने से बहुत डर रहा था, क्योंकि 3 सुपरपावर यूज़र पहले ही मर चुके थे। खास बात यह थी कि उन्हें नहीं पता था कि इस दौरान रयुकावासुकियो कहाँ गया था। जिस दिन से उन्होंने साथ में खाना खाया था, काज़ामासुके रयुकावासुकियो तक नहीं पहुंच पाया था, नहीं तो उन्हें रयुकावा के जरिए शिवम को खत्म करने का मौका मिल सकता था। अचानक काज़ामासुके का असिस्टेंट झुका और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। धीमी आवाज़ के बावजूद शिवम के कानों ने हर शब्द सुन लिया। रयुकावासुकियो ने काज़ामासुके के असिस्टेंट से एक मैसेज देने को कहा था, शिवम को थोड़ी देर और रोक दो, क्योंकि वह भी किसी बहुत ज़रूरी काम में लगा हुआ था। अगर ज़रूरत पड़ी तो वह शिवम को जो चाहे दे सकता था, यहाँ तक कि उल्कापिंड भी, और वापस आने पर वह सारा नुकसान वापस पा लेगा। ज़रूरी काम? शिवम सच में हैरान था। ऐसा क्या ज़रूरी काम हो सकता है कि रयुकावासुकियो को अब उल्कापिंड नहीं चाहिए? और उसे इतना भरोसा कैसे हुआ कि वह शिवम से सब कुछ वापस ले सकता है? होस्ट, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह उल्कापिंड नहीं खोल पाएगा। उसने इसे इस तरह इसलिए रखा था ताकि समय मिल सके। ऐसा लगता है कि अब समय लगभग काफ़ी है, जियाओई ने समझाया। वह असल में क्या कर रहा है? शिवम ने पूछा। मुझे भी नहीं पता, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा और इंटरनेट या रेडियो से कोई जानकारी नहीं मिल रही है, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, जियाओई ने कहा। सच में चीज़ों को रहस्यमयी बनाए रखना? शिवम को अचानक थोड़ी चिंता हुई। क्या सच में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे उसे काफ़ी खतरा हो? होस्ट, अगर आपको चिंता है तो आप बुई से अपनी सुरक्षा करवा सकते हैं। आखिर उसने सुपर गॉड अकेडमी में आधे साल से ज़्यादा प्रैक्टिस की है, और भले ही वह डिवाइन एबिलिटी यूज़र न बना हो, लेकिन शायद वह सोर्स एनर्जी यूज़र के पीक पर पहुंच गया है। उसके आसपास होने से डरने की कोई बात नहीं है। बात तो सही है, गुई को अभी भी एकेडमी में होना चाहिए। जियाओ यी, जिन्यू को बताने में मेरी मदद करो और उसे गुई को लाने के लिए सुपर गॉड एकेडमी भेजो। समझ गया। गुई के साथ होने से शिवम का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगी। मिस्टर शिवम, चिंता मत करो, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनसे कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाया जा सकता है। रयुकावासुकियो के वादे से हिम्मत पाकर काज़ामासुके में नई जान आ गई। अब तक रयुकावासुकियो ने उसे कभी निराश नहीं किया था, न ही कोई वादा तोड़ा था। मुझे देखने दो। शिवम ने एक टैबलेट लिया। ये देश के सबसे ज़रूरी खजानों की लिस्ट थी, लगभग सभी राष्ट्रीय खजाने, हर एक दुर्लभ रत्न और बहुत कीमती। मिस्टर शिवम, हर चीज़ के बारे में जानकारी और कीमत दी गई है। आप आज़ादी से चुन सकते हैं। आखिरकार उन्हें बाद में वापस लिया जा सकता था, इसलिए काज़ामासुके को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। 10,000 मुट्ठी वाली तलवार काफ़ी तेज़ दिखती है। मैं अपने परिवार के शेफ को सब्जियां और मीट काटने के लिए इसका इस्तेमाल करने दूंगा। $5 बिलियन, ज़्यादा महंगी नहीं है।
1000 फुट का आईना। शिन्यू को एक अच्छे आईने की ज़रूरत है। ईस्ट कोकुगाकू की इस ट्रिप से यह उसके लिए एक तोहफा हो सकता है, बस कुछ बिलियन डॉलर। 8 गेट वाली बुद्ध की मूर्ति, इसे घर की सुरक्षा के लिए वापस ले जा सकते हैं। विंड गॉड और थंडर गॉड पेंटिंग, मैं इसे बाथरूम में टांग दूंगा, शायद ये डाइजेशन में मदद करेगी। कोई भी चीज़ जिसकी थोड़ी भी कीमत हो। फैंग जुएयू ने बिना किसी एक्सेप्शन के चुनी और टॉप लेवल नेशनल ट्रेजर तुरंत गायब हो गए। जहां तक आम नेशनल ट्रेजर की बात है, फैंग जुएयू ने बिना देखे ही उन सभी को चुन लिया। फैंग जुएयू को खुद से बड़बड़ाते हुए सुनकर काज़ामासुके ने चुपके से अपनी मुट्ठी भींच ली। आप चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ हमारे नेशनल ट्रेजर की इज्जत करें, है ना? उन्हें किचन के कामों और ग्रूमिंग के लिए इस्तेमाल करना, क्या ये पूरी तरह से बेकार नहीं है? एक मल्टी बिलियन डॉलर की नेशनल ट्रेजर पेंटिंग और आप उसे बाथरूम में टांगते हैं। किस तरह का स्क्वेयर ये क्या है? ठीक है, बस इतना ही। शिवम ने टैबलेट वापस दे दिया। खांसी खांसी खांसी। फाइनेंस मिनिस्टर नंबर देखकर लगभग बेहोश हो गए। सिर्फ इतने से उनका क्या मतलब था? उन्होंने सब कुछ चुन लिया था, है ना? लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनके नेशनल ट्रेजर का टोटल इतना ही था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ऊपर जो कर्ज था उसकी बेस अमाउंट बहुत ज़्यादा थी। मिस्टर युआन हुईगो, मुझे कैलकुलेट करने में मदद करें कि ये कितना ऑफसेट कर सकते हैं। मिस्टर शिवम, प्लीज़ एक मिनट रुकिए। उनका खाने का मन नहीं कर रहा था और उन्होंने स्टाफ के एक ग्रुप को तुरंत इन नेशनल ट्रेजर की कीमत गिनने के लिए बुलाया। कुल 1892 आइटम की कीमत 2 ट्रिलियन से ज़्यादा थी और उन कंपनी स्टॉक्स के साथ मिलाकर यह मुश्किल से नेशनल कर्ज पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को कवर कर पा रहा था, जिससे 40 ट्रिलियन का फंडिंग गैप रह गया। उनका देश लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ये कबाड़ इतने कीमती हैं। शिवम सच में हैरान हुआ। कोई बात नहीं, मेरे पास भी इतनी सारी चीज़ें रखने की कोई जगह नहीं है। बाद में मैं इन्हें बेचने के लिए एक ऑक्शन करूंगा, शायद मैं इसकी कीमत दोगुनी कर सकूं। मिज़ुहारा रिमी शुरू में काज़ामासुके से नफरत करती थी। देश की खातिर उसने उसे एक अजनबी के साथ रात बिताने की धमकी दी थी, लेकिन अब उसे उस पर थोड़ा तरस आ रहा था। क्या वह बहुत ज़्यादा दयनीय नहीं था? मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या आपके पास और कोई कीमती चीज़ है? कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काज़ामासुके लगभग रोने ही वाला था। उसके पास सच में देने के लिए कुछ नहीं बचा था। ये कैसा रहेगा? मुझे रिसर्च का बहुत शौक है। मैंने सुना है कि आपको हाल ही में एक बहुत ही खास उल्कापिंड मिला है। वह उल्कापिंड मुझे क्यों नहीं दे देते, क्योंकि इससे कुछ अरब का नुकसान हो सकता है। चूंकि रयुकावा सुकियो पहले ही काज़ामासुके से बात कर चुका था, इसलिए शिवम को गोलमोल बात करने की ज़रूरत नहीं थी। वह शुरू से ही उल्कापिंड के पीछे पड़ा था, उसे बस एक सही वजह चाहिए थी। उल्कापिंड। काज़ामासुके की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह समझ गया, वह सब कुछ समझ गया। क्या रियल एस्टेट, देश का कर्ज, किराया, ब्याज? शिवम को इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका टारगेट सिर्फ उल्कापिंड था, बाकी सब तो बस उसे अपनी बात मनवाने का जरिया था। लेकिन काज़ामासुके को अब भी समझ नहीं आया कि इस उल्कापिंड में ऐसा क्या जादू है कि शिवम इसे पाने के लिए इतनी दूर तक गया, और रयुकावा सुकियो भी इस उल्कापिंड को कीमती समझता था। ज़रूर ज़रूर, काज़ामासुके ने अपने इमोशन छिपाने की पूरी कोशिश की। ये रयुकावा सुकियो का इंस्ट्रक्शन था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वह उल्कापिंड शिवम को दे दिया। वह देखना चाहता था कि इस उल्कापिंड की वजह से रयुकावा सुकियो और शिवम के बीच क्या कहानी सामने आएगी। इस तरफ मिस्टर शिवम, उल्कापिंड ऑब्जर्वेटरी के सबसे ऊपरी फ्लोर पर है। काज़ामासुके ने खुद रास्ता दिखाया और शिवम को उस जगह ले गया जहां उल्कापिंड रखा था। मिज़ुहारा रिमी शिवम के ठीक पीछे चल रही थी। उसे भी लग रहा था कि शुरू से आखिर तक मामले की जड़ सिर्फ एक ही थी, और वह था यह उल्कापिंड। ये तो बस एक उल्कापिंड था, तो यह इतनी सारी चीज़ों में क्यों शामिल था? यहाँ तक कि वह, जो उससे कोई अनजान थी, भी इसे लेकर उत्सुकता और उलझन में थी। शिवम ने अपने दिल की खुशी को दबा लिया। उसके पापा ने जो चीज़ उसे भेजी थी, वह आखिरकार उसके हाथ में होगी। बाकी सबके पापा बोझ हैं, लेकिन मेरे पापा मेरे लिए बोझ हैं। ये पैकेज कहीं नहीं पहुंचता और इसे इस ईस्टर्न इन्वेडर्स के देश में उतरना पड़ा। कितनी परेशानी है। शिवम ने मन ही मन फैंग हुआई को कोसा। मिस्टर शिवम, ये वही उल्कापिंड है जो कुछ दिन पहले बॉर्डर के अंदर गिरा था, काज़ामासुके ने आगे इशारा करते हुए कहा। सामने एक बड़ी डिस्प्ले टेबल थी जो कांच के गुंबद से ढकी हुई थी, जिसके अंदर लगभग 30 सेंटीमीटर डायमीटर वाला एक मेटल का उल्कापिंड था। पिछला पैकेज सिर्फ मुट्ठी के साइज का था, और कौन जानता था कि अंदर क्या है। शिवम अपने आसपास छिपी कई सुपर पावर यूजर्स की एनर्जी महसूस कर सकता था। कम से कम एक दर्जन सुपर पावर यूजर्स इस उल्कापिंड के टुकड़े की रखवाली कर रहे थे। ज़ियाओ यी, ये यही चीज़ है ना? कोई बात नहीं, ये यही उल्कापिंड है, ज़ियाओ यी ने जवाब दिया। काज़ामासुके ने कांच का गुंबद खोला। मिस्टर शिवम, अगर आपको इस उल्कापिंड में दिलचस्पी है तो बेझिझक इसे ले लें। क्या आपको किसी की मदद चाहिए? ये काफ़ी भारी है। ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद वापस ले जा सकता हूँ। धन्यवाद मिस्टर प्रेसिडेंट, शिवम ने कहा।
वह ऊपर गया, एक हाथ से उल्कापिंड को उठाकर नीचे ले गया। वह सच में कोई आम इंसान नहीं है। काज़ामासुके और आसपास के लोगों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। हालांकि यह उल्कापिंड सिर्फ 30 सेंटीमीटर डायमीटर का था, लेकिन इसका वजन कई टन था। इस मेटेलिक उल्कापिंड की डेंसिटी धरती पर अब तक खोजे गए किसी भी मेटल से ज़्यादा थी। कोई आम इंसान एक हाथ से कई टन वजन वाली चीज़ नहीं उठा सकता था। ये पॉलिटिशियन हैरान नहीं हुए। आखिर वे सुपर पावर यूजर्स के होने के बारे में जानते थे, लेकिन मिज़ुहारा रिमी अलग थी। वह बस एक आम इंसान थी। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं नेचुरली मजबूत हूँ, शिवम ने गुस्से में कहा। मेरे पापा ने कहा था कि जब मैं 5 साल की थी तो मैं ज़मीन से एक विलो का पेड़ उखाड़ सकती थी। मिज़ुहारा रिमी ने आंखें घुमाईं। कम से कम वह एक परफॉर्मेंस स्कूल की असली ग्रेजुएट तो थी। उसने भारत की कुछ मशहूर रचनाएं पढ़ी थीं और विलो का पेड़ उखाड़ने वाले हीरो का सरनेम लू लगता था, है ना? इसके अलावा वह पहले से ही शिवम की पर्सनैलिटी जानती थी। मिज़ुहारा रिमी की नज़र में शिवम एक रहस्यमयी इंसान थी जिसके काम वह समझ नहीं पाती थी। बताओ, कौन सा आम आदमी आधी रात को 3 सुंदरियों को अपने होटल ले जाएगा और जो करना चाहिए वह नहीं करेगा, बल्कि महजों के 4 राउंड खेलेगा? मिस्टर काज़ामा, थैंक यू। बाकी पेमेंट के लिए मैं इसे माइडा फैमिली पर छोड़ दूंगी। शिवम ने अकेलेपन से हार न मानने वाला एक्सप्रेशन दिखाया। कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसा होना काफ़ी परेशानी भरा होता है। काज़ामासुके ने मन ही मन अनगिनत बार कोसा था, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए चेहरा बनाए रखा। आखिरकार इस परेशान करने वाले इंसान से छुटकारा पा लिया, उम्मीद करते हुए कि ryukawa आगे का काम आसानी से संभाल लेगा। वैसे मिस्टर काज़ामा, मैं आपसे एक काम में मदद मांगना चाहता हूँ। मिस्टर शिवम, बस कह दीजिए। अगर यह हो सकता है तो मैं कर दूंगा। बात यह है कि हुआशिया में मेरी एक एंटरटेनमेंट कंपनी है और मैं मिस मिज़ुहारा, मिस हाबुतो और मिस हाशिमोतो को अपनी कंपनी में साइन करना चाहता हूँ। जहाँ तक उनकी एजेंसी की बात है, मुझे उम्मीद है कि मिस्टर प्रेसिडेंट उन्हें पहले से बता देंगे। मैं कोई भी ब्रीच फीस दे दूंगा। यह एक छोटी सी बात है, मैं फ़ोन कर दूंगा और ब्रीच फीस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। काज़ामासुके शिवम की इस रिक्वेस्ट से ज़्यादा हैरान नहीं हुआ। उसे लगा कि वे तीनों कल रात ही शिवम की औरतें बन चुकी थीं, इसलिए उसके लिए उन्हें वापस हुआशिया ले जाना कोई हैरानी की बात नहीं थी। शिवम को देखते ही मिज़ुहारा रिमी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवम उसे भारत वापस ले जाना चाहेगा। इस घटना से मिज़ुहारा रिमी को पूर्वी हमलावरों के देश में अपनी हालत का एहसास हुआ। यह ऊपर से तो ग्लैमरस लग रहा था, लेकिन ये सिर्फ नेताओं के लिए मोलभाव का एक तरीका और मोहरा था। इस बार वह शिवम से मिलकर खुशकिस्मत थी, लेकिन अगली बार क्या? एक बार इस घेरे में आने के बाद बिना किसी नुकसान के बाहर निकलना आसान नहीं था, और शिवम ने बेशक उसे बचा लिया था। असल में ये गुओ शिन्यू की रिक्वेस्ट थी जो उसने कल शिवम से चुपके से की थी। वह मिज़ुहारा रिमी को सच में पसंद करती थी और उसने रिमी के खास हालात के बारे में सोचा था। बाकी दोनों की बात करें तो शिवम को बस इस बात की चिंता थी कि मिज़ुहारा भारत में बिना किसी जान पहचान के अकेला महसूस करेगी, इसलिए वह उन्हें अपने साथ ले गया। थैंक यू, मिस्टर शिवम। मिज़ुहारा रिमी को ऐसा लगा जैसे उसे कोई बचाने वाला मिल गया हो। यह कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अलावा ये शिन्यू का आइडिया है। हो सकता है जब आप भारत पहुँचें तो बेहतर मौके हैं, और अगर आपको अपने माता पिता की चिंता है तो आप उन्हें साथ ला सकते हैं और मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। हाँ हाँ, मिज़ुहारा रिमी ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे अब जाना चाहिए। मुझे विदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उल्कापिंड मिलने के बाद शिवम का मूड बहुत अच्छा था और करोड़ों US डॉलर का कर्ज तुरंत भूल गया। मजाक कर रहा हूँ, इस उल्कापिंड के अंदर जो है वह कॉस्मिक बैंक अकाउंट को बाइंड करने के लिए है। करोड़ों US डॉलर को भूल जाओ, धरती खरीदना तो बस जेब खर्च होगा, ठीक है? वह इतना शॉर्ट साइटेड नहीं था। शिवम ने माइडा ऐसे मिज़ुहारा रिमी को वापस भेजने को कहा। जहां तक उसकी एजेंसी की बात है, काज़ामासुके उसका ध्यान रखेगा। अब सबसे ज़रूरी बात यह थी कि इस चीज़ को जल्दी से बाइंड किया जाए। ज़ियाओ, आज रात किसी को मुझे परेशान मत करने देना, शिवम ने कहा। यह उसका सीक्रेट था जिसे बिल्कुल कोई नहीं जान सकता था। हाँ यंग मास्टर, मैं किसी को पास नहीं आने दूंगी, माइडा ने कहा, ये समझते हुए कि शिवम का इस मामूली उल्कापिंड पर इतना जोर देने का मतलब था कि यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। शिवम उत्सुकता से कमरे में गया और उसे बाहर निकाला। उल्कापिंड, ज़ियाओ यी, मेरे आसपास सब कुछ देखना। बेफिक्र रहो होस्ट, माइडा फैमिली बहुत लॉयल है। आसपास कोई सामान नहीं है, नहीं इस विला के पास कोई है। ओह, गू यी यहाँ है। ओह, वह बहुत तेज़ है, शिवम मुस्कुराया। गूयी के यहाँ होने से उसे ज़्यादा आराम महसूस हुआ। चलो शुरू करते हैं। शिवम ने अपनी हथेली उल्कापिंड पर रखी और चमकती लाइटों के साथ एक सिल्वर सफ़ेद कोर खुल गया। अंदर सिर्फ एक अंगूठी ही नहीं थी, बल्कि एक चिट्ठी और एक बड़ा बॉक्स भी था।
शायद इस डर से कि अंगूठी के अंदर का सामान छूट जाएगा, फैंग हुआई ने थोड़ा बड़ा पार्सल बॉक्स इस्तेमाल किया। बेटा, हमने सालों से तुम्हारा जन्मदिन साथ नहीं मनाया है, इसलिए ये तुम्हारे लिए एक बर्थडे केक है जो कॉस्मिक बीस्ट नेदरवर्ल्ड किंग ड्रैगन के अंडे से बना है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है और यह पौष्टिक भी है। तुम्हें फैंग फैमिली की शानदार परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। और इस रिंग में ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम टॉप लेवल का है। आप हमारे परिवार के पैसे जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, बेझिझक खर्च करें, आपके पैसे वैसे भी खत्म नहीं होंगे। वाह, शिवम ने अपने हाथ आपस में रगड़े। खत्म नहीं होंगे, ये शब्द बहुत एक्साइटिंग थे। आज से मैं कॉस्मिक सुपर रिच फू बाइदाई हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।